I hope that I am audible to everyone. Yes. Now let's start. This is Before starting the session, I would like to introduce myself. This is me, Huzar Beg, and currently I am the student of Hamdard University Food Science and Technology. First of all, I want to pay gratitude to the Suhaira International for giving me the chance to express my thoughts on this charming topic. I would like to say that this is very interesting topic and I am sure that you will learn a lot from this session. There are some important topics in it that will be very useful in your future life. So think of this session as an opportunity to gain knowledge and learn something new today. Heading towards the topic, digital food transformation in food industry. अच्छा जी, इसको समझने के लिए सबसे पहले हम ये समझते हैं कि डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है। नेक्स्ट, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब है कि कोई भी एक बिजनेस या ऑर्गेनाइजेशन अपने पुराने प्रोसेसेस और सिस्टम्स को नए टेक्नोलॉजी से बदलकर ज़्यादा बेहतर और मॉडर्न बना ले। इसमें टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके काम को ज़्यादा आसान, तेज और बेहतर बनाया जाता है। नेक्स्ट, इसकी मैं आपको एग्जांपल ऐसे देता हूँ जैसे जिससे आपको बेटर अंडरस्टैंड करने में आसानी रहेगी। जैसे हम पहले टेलीफोन्स यूज़ किया करते थे, अब हमने स्मार्टफोन्स पे स्विच हो गए हैं। ये तो ये है, क्या है, ये एक डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन है। इसकी सेकंड एग्जांपल ये है, जैसे हम पहले ऑर्डिनरी मैप यूज़ किया करते थे, नॉर्मल पेपर मैप्स, इसमें सिंपल कंट्रीज, आपके पास सिटीज और बॉर्डर्स वगैरह ये चीज़ें होती हैं, बट अब हम जीपीएस की तरफ स्विच हो गए हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं हमारे पास डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन। आई होप कि यहाँ तक सबको डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन क्लियर होगा। नेक्स्ट, है हमारे पास व्हाट इज डिजिटल फूड ट्रांसफॉर्मेशन। डिजिटल फूड ट्रांसफॉर्मेशन क्या है? अच्छा जी, डिजिटल फूड ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब है कि फूड इंडस्ट्रीज में हम नई टेक्नोलॉजीज का इस्तेमाल करके अपनी चीज़ों को और ज़्यादा बेहतर बना लें। ये टेक्नोलॉजी हमारी किस तरीके से हेल्प करती है? नंबर वन ये कि हमारी प्रोडक्शन को इम्प्रूव करती है। मतलब मॉडर्न टेक्नोलॉजी से प्रोडक्शन प्रोसेस को ज़्यादा एफिशिएंट और इजी बनाया जाता है। प्रोसेसिंग को इनहांस करती है। प्रोसेसिंग टेक्निक को अपडेट करके बेहतर और ज़्यादा हमारे लिए सेफ बनाती है। डिस्ट्रीब्यूशन को फास्ट करती है और आसान करती है, मुख्तलिफ हम टूल्स यूज़ करके। अभी टूल्स और टेक्नोलॉजीज वो हम क्या यूज़ करते हैं वो हम फॉर फर्दर डिस्कस करेंगे। एंड लास्ट वन, हमारी सेल्स को बूस्ट करना। डिजिटल टूल्स के जरिए हम अपनी सेल्स को इंक्रीज करते हैं। इससे हमें फ़ायदा क्या होता है? इससे हमें फ़ायदा ये होता है कि फूड इंडस्ट्री हमारी और ज़्यादा एफिशिएंट, सेफ और कस्टमर सेंट्रिक बन जाती है। अच्छा जी, इसकी एग्जांपल्स में हमारे पास हैं आईओटी सेंसर्स। के आईओटी सेंसर्स क्या होते हैं? आईओटी सेंसर्स का हम बेसिकली यूज करते हैं टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी को ट्रैक करने के लिए। सेकंड, इसकी हमारे पास एग्जांपल्स हैं ई कॉमर्स। सेकंड, इसकी हमारे पास एग्जांपल्स है ई कॉमर्स। ई कॉमर्स या हमारे पास डिजिटल पेमेंट्स वगैरह, इसकी हम सिंपल एग्जांपल्स ऐसे ले सकते हैं जैसे फूड पांडा है। हम नॉर्मल फूड ऑर्डर करते हैं और उसकी डिजिटल पेमेंट करते हैं, ऑनलाइन पेमेंट करते हैं। तो दैट्स ऑल अबाउट डिजिटल फूड ट्रांसफॉर्मेशन। नेक्स्ट, आई होप कि आप सबको ये क्लियर होगा। अभी एंड ऑफ द मॉड्यूल कुछ क्वेश्चंस हैं जो अभी हमने प्रीवियसली पढ़ा, तो काइंडली आप लोग इसका आंसर करें। व्हाट इज द प्राइमरी गोल ऑफ द डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन इन अ बिजनेस? किसी भी बिजनेस में डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन का प्राइमरी गोल क्या होता है? काइंडली अगर कोई आंसर करें। बी, यस, बी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर टू, हाउ डज द डिजिटल फूड ट्रांसफॉर्मेशन हेल्प्स टू इम्प्रूव द प्रोडक्शन प्रोसेस? डिजिटल फूड ट्रांसफॉर्मेशन आपके पास किस तरीके से प्रोडक्शन प्रोसेस को इम्प्रूव करता है? इसका भी
बी। यस, करेक्ट। नेक्स्ट, अब है हमारे पास इवोल्यूशन। कि अभी हमने बात की डिजिटल टेक्नोलॉजीज की और टेक्निक्स की, तो अभी हम इवोल्यूशन में ये देखेंगे कि किस तरीके से ये टेक्नोलॉजी हमारी फूड इंडस्ट्रीज में, इसका स्टार्टअप कहाँ से हुआ और किस तरीके से फिर हमने इसको आहिस्ता आहिस्ता तरक्की करते गए और कौन कौन सी टेक्नोलॉजीज आती गई। नेक्स्ट, इसमें सबसे पहली हमारे पास हेडिंग है ट्रेडिशनल मेथड्स। अच्छा जी, आप लोगों को पता है कि शुरू में फूड इंडस्ट्रीज में ज़्यादातर काम मोस्टली जो है वो हमारे पास मैनुअली होता था। लोग मैनुअली काम करते थे, क्रॉप्स उगाते थे, हार्वेस्ट करते थे और फूड को मैनुअल प्रोसेसिंग और पैकेजिंग किया करते थे फूड की। अच्छा, ये काम जो है ना बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग और हमारे पास बहुत ज़्यादा इसमें हमारी मेहनत लगती थी। देन हम शिफ्ट हुए बेसिक मशीनरीज पर। कुछ टाइम के बाद बेसिक मशीनरीज में हमारे पास आएगा ग्राइंडर्स और मिल्स। इससे हमारा काम इजी तो हुआ। ग्राइंडर और मिल्स आप सबको पता है कि आज भी हमारी फूड इंडस्ट्रीज में साइज रिडक्शन के लिए यूज होते हैं। इससे हमारा काम इजी तो हुआ, बट इतना ज़्यादा एफिशिएंट नहीं हुआ जितना आज के टाइम पे हम मॉडर्न मशीनरीज यूज करते हैं। नेक्स्ट, देन है हमारे पास इंट्रोडक्शन टू ऑटोमेशन। मतलब मशीन्स का यूज हमारी इंडस्ट्रीज में कब से स्टार्ट हुआ। अच्छा जी, मिड ऑफ 20th सेंचुरी में फूड इंडस्ट्रीज में जो है ना फर्स्ट टाइम मशीन का यूज इस्तेमाल हुआ। और मशीन बहुत से पर्पजेस के लिए इस्तेमाल की गई, लाइक मिक्सिंग, पैकेजिंग, बॉटलिंग। ये सारे काम मशीन से होने लगे। ये मशीन रिपीटेटिव टास्क को ना परफॉर्म करती थी। मतलब जो काम बार बार होता था ना, उसे मशीन हैंडल करती थी। और मशीन इंसान से ज़्यादा रिलायबल थी और तेज काम करती थी, जिससे हमें फ़ायदा ये हुआ कि हमारा काम और अच्छे से होने लगा। देन ऑटोमेशन से काम ज़्यादा हमारा एफिशिएंट हो गया। मतलब मशीनरी से हमारा काम और ज़्यादा एफिशिएंट हो गया। प्रोडक्शन लाइंस हमारी नॉन स्टॉप चल सकती थी और हमारी प्रोडक्टिविटी भी इंक्रीज हुई और हमें कोई ह्यूमन हेल्प भी उसमें नहीं लगती थी, जिससे हमारा लेबर कॉस्ट भी रिड्यूस हुआ। और ऑटोमेशन की वजह से ज़्यादा प्रोडक्ट्स बनाए जा सकते थे और लेबर एक्सपेंस भी हमारे बहुत ज़्यादा कम हुआ। इसका एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट एडवांटेज ये हुआ क्वालिटी की कंसिस्टेंसी। मशीन हर प्रोडक्ट को सेम क्वालिटी स्टैंडर्ड्स के साथ बनाती थी। इससे प्रोडक्ट क्वालिटी में कम डिफरेंसेस, एबिलिटी थी ना, वो इंक्रीज हुई। नेक्स्ट, नेक्स्ट है हमारे पास एडवेंट ऑफ कंप्यूटर। फिर हमारे पास कंप्यूटर्स का इस्तेमाल शुरू हुआ हमारी फूड इंडस्ट्रीज में लेट 90s में, जो हमारे लिए बहुत फ्रूटफुल साबित हुआ। कंप्यूटर एक फूड प्रोडक्शन का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट बन गया। ये मशीन को कंट्रोल करने, प्रोसेस को मॉनिटर करने और डेटा को मैनेज करने के लिए यूज हुआ। इससे प्रोडक्शन सेटिंग्स जैसे कि टेम्परेचर, प्रेशर को हमारे लिए कंट्रोल करना और ज़्यादा पॉसिबल हो गया और ज़्यादा अच्छे तरीके से हम कंट्रोल करने लगे। जब तक उसे ह्यूमन करते थे वो इतना अच्छे तरीके से मैनुअली नहीं होता था जितना वो कंप्यूटर के जरिए होता था। इसका सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट हमारे पास एडवांटेज था डेटा मैनेजमेंट। कंप्यूटर हमारे पास डेटा को कलेक्ट करता था और उसको शेयर करता था, उसको गैदर करता था। तो उससे हमारे लिए एक तो डेटा को मैनेज करना इजी हो गया। सेकंड ये कि हमारे पास डेटा हो गया तो जो हमने फॉर फर्दर उसके ऊपर डिसीजंस लिए उस डेटा की बेसिस के ऊपर, वो हमारे लिए आगे चल के बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल साबित हुए। नेक्स्ट, नेक्स्ट है हमारे पास ईआरपी सिस्टम। अच्छा, किसी को आइडिया है कि व्हाट इज ईआरपी सिस्टम? ये आज भी हमारी इंडस्ट्रीज में यूज होता है ईआरपी सिस्टम। किसी को कुछ आइडिया, किसी ने इससे पहले? हम्म, अच्छा जी, ईआरपी सिस्टम को समझने के लिए ना मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, उससे और भी ज़्यादा आपके लिए इजी हो जाएगा। फर्ज करें कि कोई आपके पास ऑर्गेनाइजेशन है, उसके अंदर डिफरेंट डिपार्टमेंट्स होते हैं। लाइक सेल्स का अलग होता है, एचआर का अलग होता है, आपके पास डिस्ट्रीब्यूशन डिपार्टमेंट कोई अलग होता है। तो ईआरपी सिस्टम क्या करता है, इन सारे डिपार्टमेंट्स के दरमियान कोऑर्डिनेशन को बेटर बनाता है। बेसिकली ईआरपी सिस्टम है क्या? ईआरपी सिस्टम बिजनेस के मुख्तलिफ हिस्सों को मैनेज करने के लिए सॉफ्टवेयर हैं। ये सप्लाई चेन मैनेजमेंट, इन्वेंट्री कंट्रोल और फाइनेंशियल मैनेजमेंट में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। इन सिस्टम्स की वजह से ऑपरेशन ज़्यादा स्मूथ हो जाते हैं और बिजनेस का मुख्तलिफ डिपार्टमेंट के दरमियान बेहतरीन कोऑर्डिनेशन होता है। तो ये है ईआरपी सिस्टम। अच्छा, इसकी जो कॉमन एग्जांपल्स जो हम आजकल ईआरपी सिस्टम्स की यूज़ करते हैं सॉफ्टवेयर्स, उसमें है सैप ईआरपी,
एक माइक्रोसॉफ्ट डायनेमिक्स 365, इस टाइप के हम सॉफ्टवेयर हैं जो हम यूज करते हैं। नेक्स्ट फिर है हमारे पास राइज ऑफ एन इंटरनेट। इंटरनेट का जब हमारी फूड इंडस्ट्रीज में यूज होना शुरू हुआ, तो उससे बहुत ज़्यादा हमारी जो है ना इंडस्ट्रीज रेवोल्यूशनाइज हो गई, बहुत ज़्यादा फास्ट हो गई। इंटरनेट ने कस्टमर्स के साथ कनेक्शन को बदल दिया और चीज़ें बेचना और खरीदना बहुत ज़्यादा आसान हो गया। इसकी एक एग्जांपल हमारे पास ये है ई कॉमर्स। हमारे पास जो ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है, लाइक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स है, तो उन्होंने हमारे पास जो ट्रेडिशनल रिटेल स्टोर्स थे, लाइक हमारे जो एरियाज में शॉप्स होती थी, उसके ट्रेंड को स्किप कर दिया और मार्केट रीच को हमारे पास एक्सपेंड कर दिया। हमारे लिए चीज़ें बेचना और खरीदना बहुत ही ज़्यादा ना ईजी हो गया। सेकंड है सप्लाई चेन कम्युनिकेशन। इंटरनेट ने ना सप्लाई चेन कम्युनिकेशन को बहुत ज़्यादा बेटर कर दिया। अब सबसे पहले ये है कि सप्लाई चेन कम्युनिकेशन इंडस्ट्री, जी सलमान, अभी मैंने बताया कि इसके अंदर सैप ईआरपी, माइक्रोसॉफ्ट डायनामिक्स 365 और आपके पास आईएफएस ईआरपी, ये इसकी एग्जांपल्स हैं। ठीक है। देन हमारे पास सप्लाई चेन कम्युनिकेशन। फर्स्ट ऑफ ऑल सप्लाई चेन होता क्या है? सप्लाई चेन हमारे पास वो प्रोसेसेस हैं सारे, जो किसी भी फूड की हार्वेस्टिंग से डिस्ट्रीब्यूशन तक सारे प्रोसेस होते हैं, वो हमारे पास सप्लाई चेन कहलाते हैं। इंटरनेट ने ना सप्लाई चेन कम्युनिकेशन को बेटर कर दिया। वो कैसे? आप सप्लायर्स, मैन्युफैक्चरर और रिटेलर इंफॉर्मेशन को ना इजीली शेयर कर सकते हैं। इससे कोऑर्डिनेशन बेहतर होती है और डिले जो है ना वो कम हो जाते हैं, और हम आउट ऑफ स्टॉक वाली जो कंडीशन होती है ना, उससे भी अब बच जाते हैं, क्योंकि हमारे दरमियान कोऑर्डिनेशन बेटर है। नेक्स्ट, दैट्स द एंड ऑफ द मॉड्यूल। इसके कुछ क्वेश्चंस है, अगर आप लोग रिप्लाई करें। व्हाट रोल डू द एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग सिस्टम प्ले इन द फूड इंडस्ट्री? कौन से रोल्स हैं जो ईआरपी प्ले करता है कोई भी फूड इंडस्ट्रीज में? कैंडली आंसर करें। डी। एनीवन? Yes, D is the correct answer. Question number two. What was the primary characteristic of food industry before the introduction of machinery? मशीनरी जब मैंने आपको बताया, जैसे मशीनरी इंट्रोड्यूस हुई, उससे पहले आपके पास जो फूड इंडस्ट्रीज में क्या चीज़ यूज हुआ करती थी? डी। नो, बी इज द करेक्ट आंसर। नाउ नेक्स्ट, मॉडर्न डिजिटल टेक्नोलॉजीज। अच्छा जी, ये जो टेक्नोलॉजीज थी, ये थोड़ी सी ओल्ड थी, बट अब हम बात करेंगे मॉडर्न डिजिटल टेक्नोलॉजीज के ऊपर। अनफॉर्चुनेटली ड्यू टू द लैक ऑफ रिसोर्सेज, पाकिस्तान में आपको बहुत कम देखने को मिलेंगी, बट मॉडर्न वर्ल्ड के अंदर जिस बहुत सारी फैक्ट्रीज को यूज़ कर रही हैं, एक अच्छा रेवेन्यू जनरेट कर पा रही हैं, और एक अच्छा वो उनका काम भी बहुत ज़्यादा इससे एफिशिएंसी से हो रहा है और सेफ वर्क करते हैं। इसके अंदर हमारे पास तीन मोस्ट इम्पोर्टेंट टेक्नोलॉजीज हैं: आईओटी, एआई एंड ब्लॉकचेन। अब हम सबको डिस्कस कर लेते हैं। मैं यहाँ पे आपको ब्रीफ इंट्रोडक्शन दूंगा, देन हम इसको फॉर फर्दर डिस्कस कर लेंगे डिटेल में वन बाय वन। सबसे पहले आईओटी। आईओटी डिवाइसेस क्या हैं? इंटरनेट ऑफ थिंग्स। आईओटी डिवाइसेस इस्तेमाल होते हैं ताकि टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी जैसी चीज़ों को मॉनिटर और कंट्रोल किया जा सके। उससे हमारा फूड जो है ना वो फ्रेश और सेव रहता है ड्यूरिंग द स्टोरेज। सेकेंड है हमारे पास एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आप सबको पता है आजकल हमारे मोबाइल्स में ये हर इंस्टॉल्ड है, हर जगह ही इंस्टॉल्ड है। एआई क्या करता है? एआई का काम ये होता है कि वो सारे इंफॉर्मेशन को एनालाइज करता है, और ये हेल्प करते हैं ट्रेंड को प्रिडिक्ट करने में, इन्वेंट्री को मैनेज करने में और प्रोडक्शन प्रोसेस को बेहतर बनाने में। नेक्स्ट है हमारे पास ब्लॉकचेन। अच्छा, ब्लॉकचेन का क्या काम होता है? ब्लॉकचेन जो है वो हमारे
फूड प्रोडक्ट्स को ना फार्म से टेबल तक ट्रैक करता है और इस बात का इंश्योर करता है कि उसकी फूड सेफ्टी हर स्टेप पर डॉक्यूमेंट करे। फूड सेफ्टी और ट्रांसपेरेंसी दोनों चीजें। नेक्स्ट नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट है हमारे पास आईओटी इन डिटेल। आईओटी है क्या? आईओटी का मतलब है इंटरनेट ऑफ थिंग्स। ये एक ऐसा नेटवर्क है जहाँ डिफरेंट फिजिकल डिवाइसेस नेट के थ्रू, इंटरनेट के थ्रू कनेक्ट होती हैं और वो आपस में कोऑर्डिनेशन कर सकती हैं। कोई भी अगर उन्हें इंफॉर्मेशन को शेयर करना हो तो वो इंफॉर्मेशन शेयर कर सकती हैं और आपस में मतलब कोई भी चीज़ कोऑर्डिनेट इजीली कर सकते हैं। इसमें मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे हमारे पास सर्वाइलेंस कैमरास होते हैं, वो क्या करते हैं, जब भी कोई सस्पिशियस एक्टिविटी को डिटेक्ट करते हैं तो फौरन हम आगे रिपोर्ट करते हैं। इसकी एग्जांपल्स हैं सेंसर्स, कैमरास, ड्रोन्स एंड रोबोट। अच्छा, अब आईओटी डिवाइसेस करती क्या है? आईओटी डिवाइसेस को ज़्यादा स्मार्ट और एफिशिएंट बनाता है। ये काम तो ऑटोमेट करता है, डेटा कलेक्ट और शेयर करते हैं और उस डेटा के बेस पे डिसीजन लेते हैं जिससे हमारी सेफ्टी और सिक्योरिटी भी इम्प्रूव होती है। अब इसके अंदर नंबर वन है हमारे पास ऑटोमेट टास्क। ये आईओटी डिवाइसेस अपने अपने आप काम करते हैं। जैसे मैं आपको एक इसकी एग्जांपल देता हूँ। स्मार्ट लाइट्स होते हैं, यहाँ पाकिस्तान में इतना नहीं होते लेकिन बाहर होते हैं। स्मार्ट लाइट्स में क्या होता है कि जब आप रूम में एंटर होते हैं तो लाइट ऑन हो जाता है और जैसे ही आप रूम से आउट होते हैं तो लाइट ऑफ हो जाता है। इस तरीके से ये ऑटोमेटिक काम करते हैं। आईओटी कलेक्ट एंड शेयर डेटा। जो आईओटी डिवाइसेस डेटा कलेक्ट करते हैं लाइक टेम्परेचर का, ह्यूमिडिटी का, ये डेटा इंटरनेट के थ्रू शेयर होता है दूसरे डिवाइसेस और सिस्टम्स को इंफॉर्मेशन देने के लिए। नंबर थर्ड है हमारे पास मेकिंग डिसीजन बेस्ड ऑन दैट डेटा। जो हमने अभी डेटा कलेक्ट किया, आईओटी उसको एनालाइज करता है और उसकी बेस पे कोई भी डिसीजन लेता है। उससे होता है, इसकी एग्जांपल ऐसे है जैसे हमारे पास स्मार्ट थर्मोस्टेट्स। स्मार्ट थर्मोस्टेट क्या करते हैं कि वो टेम्परेचर को एडजस्ट करते हैं अकॉर्डिंग टू द वेदर कंडीशंस। जैसी वेदर कंडीशन होंगी वो टेम्परेचर को उस तरीके से एडजस्ट करते हैं। नंबर फोर है हमारे पास इम्प्रूव सेफ्टी एंड सिक्योरिटी। जैसा मैंने अभी आपको बताया कि सर्वेलेंस कैमराज होते हैं, ये हमारी सिक्योरिटी और सेफ्टी को किस तरीके से इम्प्रूव करते हैं। जब भी कोई सस्पिशियस एक्टिविटी देखते हैं तो उसको फौरन डिटेक्ट करते हैं। इस तरीके से ये आईओटी हमारा वर्क करता है। नेक्स्ट, आईओटी इन फूड इंडस्ट्री। अच्छा, आईओटी ने ना फूड इंडस्ट्री को काफ़ी ज़्यादा एडवांस और एफिशिएंट बना दिया है। ये फूड इंडस्ट्रीज में मुख्तलिफ जगह यूज़ होते हैं। लाइक फार्मिंग। फार्मिंग में सबसे पहले मॉइस्चर, टेम्परेचर और न्यूट्रिएंट को मॉइस्चर मॉनिटर करने के लिए हमारे पास जब भी कोई प्लांट ग्रो करता है तो उसकी सॉइल में ये देखने के लिए कि उसकी सॉइल में कितना मॉइस्चर है, कितना उसके लिए टेम्परेचर, न्यूट्रिएंट वगैरह, ये सारी चीज़ें हमारी आईओटी सेंसर डिटेक्ट करता है। नंबर सेकंड है ट्रैक टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी एंड प्रेसिपिटेशंस। वेदर कंडीशन जैसे टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी और प्रेसिपिटेशन को ट्रैक करता है, क्रॉप की हेल्थ और यील्ड को इम्प्रूव करता है। थर्ड है हमारे पास डिटेक्ट ग्रोथ स्टेज, स्ट्रेस एंड डिजीज। अच्छा, आईओटी डिवाइसेस जो है ना, वो क्रॉप में कोई भी पेस्ट या डिजीज को फौरन डिटेक्ट कर लेता है, जिससे हम टाइमली एक्शन ले सकते हैं और अपनी क्रॉप को बेटर कर सकते हैं और अपनी यील्ड भी मैक्सिमाइज कर सकते हैं। थर्ड है हमारे पास, फोर्थ सॉरी, मॉनिटर हेल्थ, बिहेवियर एंड न्यूट्रिशन। अच्छा, हमारे पास आईओटी सेंसर या आईओटी डिवाइसेस सिर्फ प्लांट की हेल्थ को ही नहीं, हमारी लाइफ स्टॉक की ओवरऑल हेल्थ को भी देखता है और उसको भी मॉनिटर कर सकता है। ऑप्टिमाइज इरिगेशन एंड फर्टिलाइजेशन। जो आईओटी डिवाइसेस हैं वो हमारे पास इरिगेशन के लिए भी इस्तेमाल होती हैं। मैं आपको इसकी एग्जांपल देता हूँ। आपने जापान में देखा होगा कि वो हेलीकैम या ड्रोन्स के थ्रू जो है ना, वो अपनी क्रॉप को इरिगेट करते हैं। तो दैट्स आईओटी। नेक्स्ट है हमारे पास मैन्युफैक्चरिंग, मतलब प्रोसेसिंग कंडीशंस में हमारा आईओटी का यूज। आईओटी डिवाइसेस जो हैं वो प्रोसेसिंग एनवायरनमेंट कंडीशन जैसे टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी को मॉनिटर करते हैं ताकि हमारी फूड की सेफ्टी और क्वालिटी इंश्योर हो। देन सेकंड, प्रोडक्ट क्वालिटी एंड कंसिस्टेंसी। प्रोडक्ट क्वालिटी और कंसिस्टेंसी को मॉनिटर करते हैं ताकि फूड प्रोडक्ट स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग बने, एक स्टैंडर्ड को मैच करे। प्रिवेंट कंटामिनेशन एंड स्पॉइलेज। अच्छा, आईओटी सेंसर जो होते हैं ना, वो कोई भी कंटामिनेंट को हमारे फूड में पहले ही डिटेक्ट कर लेते हैं और कंपनी को इन्फॉर्म कर देते हैं ताकि फिर कंपनी उस पर करेक्टिव एक्शन ले सके पहले ही और
उस अपनी फूड की क्वालिटी को बेटर कर सके। देन हमारे पास है डिटेक्ट इक्विपमेंट फेलियर्स एंड प्रिडिक्ट मेंटेनेंस। अच्छा, फूड इंडस्ट्रीज में बहुत सारे हम इक्विपमेंट और मशीन्स के थ्रू काम कर रहे होते हैं, तो आईओटी सेंसर्स उन फेलियर्स को, अगर कोई चीज़ खराब होने वाली है तो उसको पहले ही डिटेक्ट कर लेता है और आपके पास फैक्ट्री को बता देता है कि भाई इसके अब मेंटेनेंस की ज़रूरत है। लास्ट है हमारे पास रिड्यूस वेस्ट एंड इम्प्रूव एफिशिएंसी। जब हमें आईओटी ने ये बता दिया कि आपका फूड कंटामिनेट होने वाला है, तो हमारा फूड वेस्ट तो हुआ ही नहीं। इस तरीके से हमारे जो आईओटी है वो फूड रिडक्शन को, वेस्ट रिडक्शन से भी हमें बचाता है। नेक्स्ट नेक्स्ट है हमारे पास सप्लाई चेन। सप्लाई चेन क्या होता है? सप्लाई चेन मैंने अभी आपको बताया कि सारे वो प्रोसेस जो हमारे पास हार्वेस्टिंग से लेके डिस्ट्रीब्यूशन तक होंगे ना, वो सारे कहलाएंगे सप्लाई चेन। अब सप्लाई चेन में हमारा आईओटी कैसे हेल्प करता है? हमें मॉइस्चर और डैमेज का बताता है। मतलब आईओटी सेंसर मॉइस्चर लेवल को मॉनिटर करते हैं, जिससे फूड प्रोडक्ट को स्पॉइलेज से बचाया जा सकता है। ट्रैक द लोकेशन एंड मूवमेंट ऑफ गुड्स, गुड की लोकेशन को और मूवमेंट को ट्रैक करता है। डिलीवरी और इन्वेंट्री मैनेजमेंट को एफिशिएंट बनाता है। डिटेक्ट कंटामिनेशन और थेफ्ट, इसका मतलब ये है, जैसे मैंने आपको बताया कि वो कोई भी अगर कंटामिनेट को डिटेक्ट कर लेता है या अगर सप्लाई चेन में कहीं चोरी हो रही है तो वो उसको भी फौरन डिटेक्ट कर लेगा, टाइमली हमें अलर्ट कर देगा। ऑप्टिमाइज लॉजिस्टिक एंड रिड्यूस वेस्ट, और जब हमारे पास कंटामिनेशन को डिटेक्ट कर लिया तो इस तरीके से वेस्ट को रिड्यूस करता है। देन है हमारे पास रिटेल्स। अच्छा, रिटेल्स नॉर्मली क्या होता है, जो हमारे एरिया में शॉप होती है जहाँ से हम परचेसिंग करते हैं उसको हम नॉर्मल रिटेल्स कहते हैं। वहाँ पे भी आईओटी सेंसर अगर यूज हों तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, लाइक ट्रैक एक्सपायरेशन डेट एंड प्रोडक्ट फ्रेशनेस। आईओटी टेक्नोलॉजीज जो है आपके पास, वो एक्सपायरी डेट के बारे में आपको बता सकती है, पहले से ही ट्रैक कर सकती हैं, ताकि आप उसे टाइमली रोटेट कर सकें और आपकी क्वालिटी अश्योर रहे। इंश्योर प्रॉपर स्टोरेज एंड डिस्प्ले कंडीशन, स्टोरेज और डिस्प्ले कंडीशन जैसे हमारे पास टेम्परेचर ह्यूमिडिटी को मॉनिटर करता है, फूड क्वालिटी और सेफ्टी को इंश्योर करता है। ट्रैक स्टॉक लेवल एंड ऑटोमेट ऑर्डरिंग, स्टॉक लेवल को मॉनिटर करता है और ऑर्डरिंग को हमारे पास ऑटोमेट करता है, जिससे हमारे पास फायदा ये होता है कि आउट ऑफ स्टॉक वाली जो सिचुएशन होती है ना, वो नहीं होती रिटेल्स पे। डिटेक्ट प्रोडक्ट डैमेज एंड कंटामिनेशन, प्रोडक्ट को डैमेज और कंटामिनेट होने से बचाता है। हमें पहले ही कोई कंटामिनेंट को डिटेक्ट करके बता देगा कि आपकी प्रोडक्ट खराब होने वाली है, तो ताकि हम टाइमली एक्शन ले सकें। इनहांस प्रोडक्ट इंफॉर्मेशन एंड ट्रेसेबिलिटी, प्रोडक्ट इंफॉर्मेशन और ट्रेसेबिलिटी को इनहेंस करता है, कस्टमर को डिटेल्ड और एक्यूरेट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, ताकि हमारे पास जो सप्लाई चेन की ट्रांसपेरेंसी है वो इम्प्रूव हो। नेक्स्ट, अच्छा जी, नेक्स्ट इसके कुछ बेनिफिट्स हैं कि हमारे पास आईओटी के क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं। एक तो ये हमारी फूड की सेफ्टी और क्वालिटी को बेटर करता है, उसको मॉनिटर करता है ताकि हमारा फूड जो है खराब ना हो। इंक्रीज एफिशिएंसी एंड प्रोडक्टिविटी, हमारे पास प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करता है, सारे प्रोसेस को स्ट्रीमलाइन करता है। और आईओटी के यूज से हमारा काम जल्दी होता है और हमारी प्रोडक्टिविटी भी ज़्यादा होती है। रिड्यूस वेस्ट एंड कॉस्ट, आईओटी जो है ना, वो हमारे पास वेस्ट और कॉस्ट को रिड्यूस करता है, एक्यूरेट डेटा से बेटर डिसीजन लेता है, जो रिसोर्सेज मैनेजमेंट को इम्प्रूव करता है। इनहांस कस्टमर एक्सपीरियंस, हमारे पास कस्टमर के बेटर प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, जिससे ओवरऑल कस्टमर की सेटिस्फेक्शन जो है ना वो इम्प्रूव हो जाती है। अच्छा, जहाँ इसके कुछ बेनिफिट्स हैं वहाँ इसकी कुछ लिमिटेशंस हैं, कुछ चैलेंजेस हैं। सबसे पहली और सबसे इम्पोर्टेंट इसकी जो हमारे पास लिमिटेशन है उसमें आता है डेटा प्राइवेसी। इससे डेटा प्राइवेसी, ये बहुत ज़्यादा जो हमारे पास इंफॉर्मेशन, सेंसिटिव इंफॉर्मेशन को ना कलेक्ट करता है, इससे होता क्या है कि हमारे पास अनऑथराइज एक्सेस का ना रिस्क होता है। पहला इसका ये है। सेकंड, हाई अपफ्रंट कॉस्ट, मतलब आईओटी डिवाइसेस को हमारे पास इंस्टॉल करने के लिए जो हमारे पास कॉस्ट आएगी, हमें बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव पड़ेगा, हमें बहुत ज़्यादा उसके लिए एक इंफ्रास्ट्रक्चर की रिक्वायरमेंट होगी। ये इसकी सेकंड लिमिटेशन है। थर्ड, लिमिटेड स्टैंडर्डाइजेशन, आईओटी डिवाइसेस के लिए लिमिटेड स्टैंडर्डाइजेशन हो सकती है, जिससे डिफरेंट डिवाइसेस और प्लेटफॉर्म के बीच कोऑर्डिनेशन डिफिकल्ट होता है। अब हम इसके फ्यूचर आउटलुक्स देख लेते हैं कि फ्यूचर में इसकी क्या डिमांड होगी और क्या ये इंडस्ट्रीज में किस तरीके से यूज होगा। नंबर वन है हमारे पास इंक्रीज एडॉप्शन एंड स्केलेबिलिटी।
फ्यूचर में ये हमें बहुत ज़्यादा यूज़ होता हुआ इंडस्ट्रीज में नई एप्लीकेशंस के साथ नजर आएगा। और आहिस्ता आहिस्ता इसकी जो डिमांड है वो बढ़ती जा रही है। इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज लाइक एआई एंड ब्लॉकचेन। एआई और ब्लॉकचेन जैसे इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज आईओटी को इन्हांस करेंगे, जिससे हमारे पास डेटा एनालिसिस, सिक्योरिटी और ट्रांसपेरेंसी इंप्रूव होगी। ग्रेटर फोकस ऑन सस्टेनेबिलिटी, ये इसका एक बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट आपके पास कह लें कि फ्यूचर आउटलुक है। फ्यूचर में ना आईओटी का फोकस सस्टेनेबिलिटी पर होगा, जिससे इन्वायरमेंट इम्पैक्ट को रिड्यूस करने में हमें हेल्प मिलेगी। इवॉल्विंग रेगुलेटरी लैंडस्केप्स, रेगुलेटरी स्टैंडर्ड्स और पॉलिसीज इवॉल्व हो रहे हैं जो आईओटी डिवाइसेस और डेटा हैंडलिंग के लिए गाइडलाइंस हमारे पास प्रोवाइड करेंगे। नेक्स्ट, यहाँ हमारा एंड ऑफ मॉड्यूल, कुछ क्वेश्चंस हैं, आप उनके आंसर करें। व्हाट डज आईओटी इनेबल डिवाइसेस टू डू? आईओटी डिवाइसेस को क्या करवाता है, किस तरीके से कनेक्ट करता है, जैसे मैंने आपको बताया था ये सारी चीजें। एनीवन कैन आंसर दिस? नो, ए इज द करेक्ट आंसर। सेकंड क्वेश्चन, हाउ डज आईओटी कंट्रीब्यूट टू द फूड सेफ्टी इन द फूड इंडस्ट्री? आईओटी किस तरीके से फूड सेफ्टी को फूड इंडस्ट्रीज के अंदर मदद करता है? एनीवन? सी, सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है। नेक्स्ट, नेक्स्ट हमारे पास एक और मॉडर्न टेक्नोलॉजी है, एआई। अब व्हाट इज एआई? एआई आप सबको पता है, जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। एआई एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो मशीन को सोचने और सीखने के काबिल बनाती है, बिल्कुल इंसान की तरह। ये कंप्यूटर और प्रोग्राम्स को ऐसे टास्क करने के लिए डिजाइन किया गया है जो आमतौर पर इंसान की इंटेलिजेंस की जरूरत होते हैं। एआई ऐसे टास्क परफॉर्म करने के लिए बनाया गया है, जैसे एआई हमारे लिए अंडरस्टैंडिंग लैंग्वेज, मतलब एआई हमारी नॉर्मल जो लैंग्वेज होती है उसको समझ सकता है और उस पर हमें रिस्पॉन्ड कर सकता है। सेकंड है हमारे पास रिकॉग्नाइजिंग इमेज। एआई हमारी इमेज को डिटेक्ट कर सकता है और उसे कैटेगराइज कर सकता है किसी भी कैटेगरी में। मार्केटिंग, नहीं, मेकिंग डिसीजंस। एआई आपके डेटा की बेस पे ना कोई भी डिसीजन ले सकता है, कोई भी चीज़ आपको प्रेडिक्ट कर सकता है। उसको मैं अभी आपको आगे और ज़्यादा अच्छे से डिफाइन करूँगा। इसकी कुछ एग्जांपल्स हैं, लाइक सिरी, गूगल असिस्टेंट, सेल्फ ड्राइविंग कार्स, इमेज रिकॉग्निशन। ये आप लोगों को पता है, सिरी आपके पास एप्पल का वॉइस असिस्टेंट है, गूगल असिस्टेंट आपके पास गूगल का वर्चुअल असिस्टेंट है, इस तरीके से। नेक्स्ट, अच्छा, आप एआई का फूड प्रोसेसिंग में किस तरीके से हमारी हेल्प करेगा, या एआई का फूड प्रोसेसिंग में क्या रोल है? प्रिडिक्टिव एनालिसिस फॉर क्वालिटी कंट्रोल। एआई मदद करता है पहले से प्रिडिक्ट करने में कि क्या फूड प्रोडक्ट क्वालिटी स्टैंडर्ड को मीट करेंगे, ताकि कंपनी प्रॉब्लम होने से पहले ही एक्शन ले सकें। मतलब अगर किसी प्रोडक्ट में कोई कमी आने वाली है तो एआई पहले से बता सकता है और कंपनीज को उसको ठीक कर सकती हैं टाइमली, ताकि हमारे पास फूड वेस्ट कम हो। एआई पावर्ड मशीन फॉर डिटेक्टिंग डिफेक्ट्स। अच्छा, ये आप साइड में इमेज देख रहे होंगे, इसमें बहुत सारी बॉटल्स हैं। इसमें जो रेड वाला हमारे पास एआई ने डिटेक्ट किया हुआ है ना, उसके कैप के ऊपर हल्का सा क्रैक है, जो कि हमारे पास ह्यूमन आई से देखना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, बट एआई ने देखें उसे डिटेक्ट कर लिया है। तो एआई हमारे पास डिफेक्ट्स को ना डिटेक्ट करता है इस तरीके से। एफिशिएंसी इन फूड प्रोसेसिंग प्लांट। एआई फूड प्रोसेसिंग प्लांट को ज़्यादा एफिशिएंटली काम करने में मदद करता है। और टास्क जैसे कि स्केजुलिंग, हमारे पास इन्वेंट्री मैनेजमेंट और इक्विपमेंट मेंटेनेंस को ऑप्टिमाइज करता है। लास्ट है हमारे पास रेड्यूसिंग फूड वेस्ट। फूड वेस्ट को रिड्यूस करता है, जैसे मैंने आपको बताया कि हमें पहले ही बता देता है कि आपकी प्रोडक्ट के अंदर कुछ खराबी है या कुछ कमी है तो ये खराब होने वाली है, तो हम उस पर टाइमली एक्शन ले लेते हैं, जिसकी वजह से हमारी
फूड प्रोडक्ट कोई भी, वो खराब होने से बच जाती है। नेक्स्ट, एआई का कंज्यूमर्स के साथ इंटरेक्शन क्या है, मतलब एआई किस तरीके से कस्टमर्स को, हमारे कंज्यूमर्स को डील करता है। इसमें नंबर 1 है पर्सनलाइज प्रोडक्ट रिकमेंडेशन। एआई आपको ना आपकी पसंद के मुताबिक आपकी शॉपिंग हिस्ट्री या बिहेवियर की बेस पे ना प्रोडक्ट सजेस्ट करता है। मतलब अगर आपने पहले कोई जीन्स खरीदी है, तो एआई आपको उसी जीन्स से रिलेटेड बेहतरीन आइटम्स दिखाएगा, और आपकी पसंद के मुताबिक, आपकी सर्च हिस्ट्री के मुताबिक, आपकी शॉपिंग हिस्ट्री के मुताबिक होंगे। सेकेंड है हमारे पास चैटबॉट फॉर कस्टमर सर्विस। एआई के चैटबॉट्स होते हैं, जैसे आपको पता है इंस्टाग्राम पर भी है हमारे पास, व्हाट्सएप पर भी है, फेसबुक पर भी है। तो आप उनसे कोई भी क्वेश्चंस करके उसके आंसर ले सकते हैं। तो इस तरीके से एआई आपको बहुत सारे जो आपके इश्यूज हैं उसको रिजॉल्व करने में मदद करेगा। वॉइस असिस्टेंट फॉर रेसिपी सजेशन। कोई भी किसी किस्म की फूड की रेसिपी है, आपको एआई से चाहिए, तो एआई आपकी उसमें ही बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा उसके इंग्रेडिएंट में। फॉर एग्जांपल मैं आपको देता हूँ, जैसे आपके पास कोई भी 2 वेजिटेबल्स हैं और आपको नहीं समझ आ रहा कि आपको इनका क्या बनाए, या आपको कोई, अगर आप एआई से उसकी रेसिपी मांगेंगे तो एआई आपको उन 2 वेजिटेबल्स की भी रेसिपी दे देगा। नेक्स्ट है हमारे पास सेंटिमेंट एनालिसिस फॉर मार्केट रिसर्च। एआई हमारे पास कस्टमर फीडबैक, रिव्यूज और सोशल मीडिया पोस्ट को एनालाइज करके कंज्यूमर्स के ओपिनियन को समझता है। मतलब अ, अगर लोग किसी प्रोडक्ट के बारे में अच्छी या बुरी बातें कह रहे हैं, तो एआई उसको एनालाइज करके कंपनी को बता सकता है कि लोगों का क्या रिएक्शन है। इस तरह से एआई कंज्यूमर इंटरेक्शन को इम्प्रूव करता है और कंपनीज को बेहतर डिसीजन लेने में मदद करता है। नेक्स्ट, ये हमारा एआई का मॉड्यूल एंड हुआ। इसके कुछ क्वेश्चंस हैं, आप लोग काइंडली उसका आंसर करें। हाउ डू एआई पावर्ड वॉइस असिस्टेंट एड इन द किचन। आपके किचन में एआई आपको किस तरीके से हेल्प करता है? एनीवन कैन आंसर। ए, बी, विच ऑप्शन इज करेक्ट? ए इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 2, ए हेल्प्स इन, हाउ डज द एआई हेल्प्स इन फूड प्रोसेसिंग प्लांट। एआई हमारी फूड प्रोसेसिंग प्लांट में किस तरीके से हेल्प करता है? विच ऑप्शन इज करेक्ट? ए, यस, ए इज करेक्ट आंसर। आई होप कि आपको यहाँ तक सारी चीज़ें क्लियर होंगी। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। नाउ मैम हिबा विल कंटिन्यू फॉर फर्दर डिस्कशन। So, Assalamu alaikum everyone. I hope I am audible to everyone. So, firstly, I want to introduce myself. This is Hibathar, and I'm the student of the Food Science and Technology. Firstly, I want to express my gratitude to Suhaira International for providing me this wonderful opportunity. So, today I'm excited to continue our discussion on digital food transformation in the food industry. Before starting, I request to all of you to be attentive and stay focused in this session because your active participation will be highly appreciated. And I would like to say that this is a very interesting topic, um, and I am sure that you will learn a lot from this session. There are some very important topics in it that will useful in your future life. So please try to understand and don't think that we are here online just to listen and get a certificate, then we'll attach on our CV or put on LinkedIn. No, don't think like that. Think of this session as an opportunity to gain knowledge and learn something new today. उससे पहले हम बात करेंगे, हमारा जो मेन टॉपिक है वो है ब्लॉकचेन। आई हैव अ क्विक क्वेश्चन टू ऑल ऑफ यू। हैव एनीवन हियर्ड अबाउट ब्लॉकचेन और एनी आइडिया व्हाट इट इज? आखिर ब्लॉकचेन है क्या? किसी को कोई आइडिया है? किसी ने कभी इसके बारे में कुछ सुना है? आजकल आप लोग बहुत सारे सेशंस ले रहे होंगे, तो कभी पढ़ा हुआ इसको कहीं देखा है? एनीवन? चलो मैं तुम लोगों को इसको एक तरीके से समझाती हूँ। ब्लॉकचेन मतलब एक ऐसी टेक्नोलॉजी के बारे में अगर हम इस बात करने जा रहे हैं जो दुनिया को बदल रही है, और वो कौन सी है? ब्लॉकचेन। मैं तुम लोगों को एक एग्जाम्पल के तौर पर समझाने की कोशिश करती हूँ। ठीक है? फॉर एग्जाम्पल कैसे सबको पॉकेट मनी मिलती है, हर पेरेंट्स अपने बच्चों को पॉकेट मनी देते हैं, तो आप लोग को भी एक तरीके से पॉकेट मनी मिली है। ठीक है? आपने उस पॉकेट मनी को क्या किया कि अपनी डायरी के अंदर लिखा
और वो भी बॉल पेन से लिखा कि भाई मुझे इतनी पॉकेट मनी मिली, मैंने इतनी खर्च कर दी और इतनी पॉकेट मनी मेरी अभी बाकी है, रहती है। ठीक है? और उसको क्या हो रहा है कि आपने बॉल पेन से लिख दिया, लेकिन आते-जाते कोई भी डायरी आपकी उठाकर उसको पढ़ रहा है। ठीक है? लेकिन क्या कर रहा है, पढ़ तो सकता है लेकिन चेंजिंग नहीं कर सकता उसके अंदर, ना उसको मिटा सकता है। क्यों? क्योंकि वो इरेज़ेबल नहीं है। ऐसा नहीं हो सकता कि बॉल पेन से आप किसी कोई उसको मिटा दे और कुछ और लिख दे, नहीं। इससे क्या होता है कि सामने वाले के अंदर ट्रस्ट बिल्डअप हो जाता है कि हाँ, भई इसके अंदर जो भी रिकॉर्ड्स हैं वो बिल्कुल एक्यूरेट हैं और ये जो स बिल्कुल जो-जो इसके अंदर लिखा हुआ है डायरी के अंदर बिल्कुल सही लिखा हुआ है। तो ये कॉन्सेप्ट है ब्लॉकचेन का। एक डिजिटल नोटबुक जिसमें तमाम ट्रांज़ैक्शन को सिक्योरली और ट्रांसपेरेंटली रिकॉर्ड किया जाता है। ये टेक्नोलॉजी सिर्फ़ पैसों के लिए नहीं है, बल्कि हर तरह के डाटा के लिए है। सिर्फ़ ऐसा नहीं कह सकते कि भई इसको सिर्फ़ हम पैसों के लिए ही इस्तेमाल करेंगे ब्लॉकचेन को और कहीं हम यूज़ नहीं कर सकते, नो। हम ब्लॉकचेन को हर जगह, हर तरीके के डाटा के लिए हम यूज़ कर सकते हैं। अब तुम लोग सोचो कि एक ऐसी टेक्नोलॉजी जो इतनी ट्रांसपेरेंट है और सिक्योर हो, कैसे हमारी ज़िंदगी को आसान और सिक्योर बना सकती है। अब हम इसको थोड़ा डिटेल में डिस्कस करेंगे। पहले आई हैव अटैच्ड अ शॉर्ट वीडियो, नाउ हैव अ लुक। When you think about blockchain, probably the first thing that comes to mind is Bitcoin or cryptos. But actually, the technology has so much more potential beyond cryptocurrencies. Blockchains have become popular because they allow us to secure and verify all kinds of data in a decentralized network that cannot be altered. जैसे कि मैंने तुम लोग को एग्जांपल देके समझाया था कि हमारे पास एक डायरी है, हमने उसके अंदर जो कुछ भी लिखा है उसको वो अब मिट नहीं सकता क्योंकि वो बॉल पेन से लिखा हुआ है, तो इसका मतलब कि वो सिक्योर है। यहाँ पे भी वही बात हो रही है। The idea has its roots as far back as 1991, when two scientists, Stuart Haber and Scott Stornetta, proposed a system to protect timestamps on documents from being interfered with. Satoshi Nakamoto then built on this system. He deployed the first public blockchain when he invented Bitcoin in 2009. Put simply, a blockchain is a database in the form of a distributed ledger that uses cryptography to secure any kind of information. This ledger takes the form of a series of records, or blocks, that are each added onto the previous block in the chain. अब जैसे कि तुम लोगों ने डायरी के अंदर अपना डाटा लिखा था, ठीक है? कि भाई हमें इतने-इतने मिले। तो अब तुम लोग को हर महीने मिलते जाएगा और तुम लोग हर महीने उसको लिखते जाओगे, ठीक है? तो इसका मतलब शुरू से लेके एंड तक तुम लोग के पास पूरी एक चेन बन जाएगी, कि पूरे साल का तुम लोग के पास रिकॉर्ड आएगा कि भाई हम लोग को इतनी-इतनी चीज़ें मिली थी। तो वो क्या है, बिल्कुल सिक्योर है और वो पूरी एक चेन बनी हुई है, तो उसको हम ब्लॉकचेन कह सकते हैं। Hence the name blockchain. Each block contains a timestamp, data, and a hash. This is a unique अच्छा, जो ब्लॉकचेन है वो हमारे पास 3 चीज़ें जो हैं उसको कंटेन करके रखती हैं। एक तो वो जो टाइम होगा, जो आपको जिस टाइम पे आपको मिला होगा वो लिखा हुआ होगा, ठीक है? दूसरी चीज़ होगी आपका डाटा, जो भी आपके पास अपना डाटा होगा वो होगा। तीसरी चीज़ होती है हैश। हैश क्या होता है? मतलब कोई आपकी एक पर्सनल आइडेंटिटी होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम लोग बैंक जाते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, वो लोग हम लोग से हमारी पर्सनल आईडीज़ इन्फॉर्मेशन ले रहे होते हैं। पर्सनल चीज़ों में हमारे पास क्या आता है, जो हम लोग की चीज़ें डिफरेंट होती हैं और लोगों से। हमारा जैसे कि फ़ोन नंबर हो गया, हमारा आईडी कार्ड नंबर हो गया, हमारा थंब एक्सप्रेशन हो गया, तो ये सारी चीज़ें किसमें आती हैं? हैश के अंदर आती हैं। identifier for all of the contents of the block, sort of like a digital fingerprint. The block also contains the hash of the previous block in the chain, but we'll come back to hashes in a second. Crucially, once data has been recorded and verified in a block, it cannot be altered. Instead, if a change has to be made, this is recorded and verified in a new block added to the chain. Therefore, each new block reinforces the verification of the previous block, and hence the entire blockchain. नाउ दैट्स ऑल। अब हम आगे की बात करेंगे कि भई ब्लॉकचेन जैसे मैंने बताया क्या थी। अब हम ये कह रहे हैं भई ब्लॉकचेन इम्पोर्टेंट क्यों है? व्हाई ब्लॉकचेन इज़ इम्पोर्टेंट? तो ब्लॉकचेन वो इंश्योर करती है डाटा इंटीग्रिटी, जिसका मतलब क्या होता है, वन्स डाटा इज़ रिकॉर्डेड इट कांट बी चेंज्ड, जैसा कि हमने अभी पहले वीडियो में भी देखा। ये दिस इंश्योर द इन्फॉर्मेशन इज़ एक्यूरेट एंड ट्रस्टवर्दी। ये हमें इंश्योर करता है कि भाई आपके पास जो डाटा है, जो इन्फॉर्मेशन है वो बिल्कुल एक्यूरेट है और ट्रस्टवर्दी है। एक और मैं आप लोगों को इसकी एग्जांपल देती हूँ, जो कि लड़के इस बात से ज़्यादा वो करेंगे क्योंकि लड़कों को गाड़ियों की ज़्यादा इन्फॉर्मेशन होती है, कि इमेजिन करो कि आप लोगों ने एक सेकंड हैंड जो है वो कार परचेज़ करी। अब आप उसके बारे में मतलब उसको उसके बारे में कुछ भी नहीं पता, इसकी हिस्ट्री के बारे में कि मतलब ये जेन्युइन है या नहीं, इसने कितनी बार रिपेयर हुई है ये कार, या कितनी दफ़ा इसकी ओनरशिप हुई है, किसी को कुछ नहीं पता। तो अगर ये सब कुछ डिजिटल लेजर के अंदर होता, तो सब कुछ आपके पास शुरू से लेके एंड तक रिकॉर्ड होता। अगर ये डिजिटल लेजर के अंदर है, इट्स मीन इसके अंदर पूरा रिकॉर्ड है,
तो उसको कोई भी आसानी से जो है वो आप पर बिलीव कर सकता है कि हाँ भाई ये बंदा सही कह रहा है, शुरू से लेके एंड तक की पूरी हिस्ट्री हमारे सामने आ गई है, तो हम इजिली अपना इसको अब बाय कर सकते हैं। ठीक है, अब नाउ लेट्स टॉक अबाउट द कंपोनेंट्स ऑफ द ब्लॉकचेन। हम अब देखेंगे कि भाई कंपोनेंट्स क्या है ब्लॉकचेन के। पहला है डिसेंट्रलाइज्ड। डिसेंट्रलाइज का मतलब क्या होता है? डिसेंट्रलाइज का मतलब होता है नो सिंगल ओनर। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि सबको असाइनमेंट्स मिलते हैं, हर टीचर हर किसी बच्चों को असाइनमेंट देती है। तो फॉर एग्जाम्पल आप लोग को ग्रुप असाइनमेंट मिला, ठीक है। ग्रुप असाइनमेंट में क्या होगा कि एक बंदे ने काम किया, आप लोग के पास एक डॉक्यूमेंट के ऊपर काम कर रहे हो, तो अगर एक बंदा चेंजिंग कर रहा है इसका मतलब सबके पास वो चेंजिंग हो जा रही है। ठीक है, ऐसा नहीं हो रहा कि कोई सिंगल बंदा ही बस ओन कर रहा है कि नहीं भाई ये सिर्फ मेरा ही है, नहीं और किसी का नहीं है। नो, सबका है, कोई सिंगल ओनर नहीं है। तो डिसेंट्रलाइज का मतलब क्या होता है कि कोई सिंगल ओनर नहीं होता। अच्छा, दूसरा हमारे पास है डिजिटल लेजर। डिजिटल लेजर क्या होता है? डिजिटल लेजर एक अकाउंटेंट की बुक का डिजिटल वर्जन है जो तमाम ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करता है। ट्रांजैक्शंस का मतलब, इसका मतलब ये हो गया कि डिजिटल लेजर का, कि फॉर एग्जांपल जैसे कि हम लोग बैंक जाते हैं और अपनी बैंक स्टेटमेंट निकलवाते हैं। बैंक स्टेटमेंट से क्या होता है कि आपके सारे पहले के और बाद के जितने भी आप लोगों ने अपना डिपॉजिट करवाए होता है, विड्रॉ करवाए होते हैं, वो पूरी डिटेल दे देता है। अब इमेजिन करो कि ये जो स्टेटमेंट तुम लोगों ने बैंक से निकलवाई है ना, ये डिजिटल है और नेटवर्क में सब लोग इसे देख सकते हैं, मतलब कि ट्रांसपेरेंट है। अब ब्लॉकचेन ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड कर लेता है। इसी तरह जो है वो ब्लॉकचेन जो है वो ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड कर रहा होता है। ठीक है, अब बात आती है ट्रांजैक्शन की, कि भाई ट्रांजैक्शन क्या चीज है? तो ट्रांजैक्शन वो एक्चुअल एक्सचेंज है एक्टिविटीज का जो डिजिटल लेजर में होता है। एग्जाम्पल के जैसे कि फूड सप्लाई चेन, जब एक फार्मर से जब आप वेजिटेबल्स को फैक्ट्री में भेजते हैं, फिर फैक्ट्री से वो स्टोर तक आती है, हर स्टेप ब्लॉकचेन में रिकॉर्ड होता है। ये इंश्योर करता है कि तमाम सप्लाई चेन ट्रांसपेरेंट है और सिक्योर है। अब बात करते हैं नेटवर्क की। जैसे कि मैंने डिसेंट्रलाइज के अंदर एग्जांपल दी थी कि अगर सबके पास एक ही तरीके का डॉक्यूमेंट है और अगर वो चेंजिंग हो रही है, तो इसका मतलब क्या हो रही है कि वो नेटवर्क है, कि सबके पास एक साथ चेंजिंग हो जा रही है, लेकिन उसको कोई सिंगल ओन नहीं कर रहा, तो वो डिसेंट्रलाइज था। अब हम बात करेंगे क्रिप्टोग्राफी की, कि भाई क्रिप्टोग्राफी क्या होता है? तो क्रिप्टोग्राफी एक तरीका है ट्रांजैक्शन को जो सिक्योर करने का, जैसे कि सीक्रेट कोड जो सिर्फ ऑथराइज लोग समझ सकते हैं। फॉर एग्जांपल, इसको एग्जांपल लेके समझाती हूँ मैं क्रिप्टोग्राफी को। जैसे कि कोडिंग हो जो होती है सॉफ्टवेयर बनाने के लिए, वो सीएस या सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग वाले ही समझ सकते हैं, कोई दूसरा उसको नहीं समझ सकता। इससे क्या होता है कि आपका जो मैसेज होता है वो बिल्कुल सिक्योर रह जाता है। इम्यूटेबल। इम्यूटेबल किसे कहते हैं? एक दफा कुछ इस नोटबुक में लिख दिया जाए तो इसका मतलब कि वो चेंज नहीं कर सकते। ये इंश्योर करता है कि रिकॉर्ड जो भी आपके पास है वो बिल्कुल ट्रस्टवर्दी है। ठीक है, एक दफा जो लिख दिया वो चेंज नहीं होगा। ट्रांसपेरेंट, जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि ट्रांसपेरेंट का मतलब क्या होगा? सब लोग तमाम ट्रांजैक्शंस देख सकते हैं ओपनली, जिससे ट्रस्ट बना रहता है, क्योंकि सब कुछ सबके सामने होता है। ट्रांसपेरेंट का वर्ड से ही समझ आ रहा होगा, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट मतलब सब कुछ सबके नजर आ रहा है। नाउ हम नेक्स्ट टॉपिक पे जाएंगे, वो है ट्रेसेबिलिटी। ट्रेसेबिलिटी किसी को पता है ट्रेसेबिलिटी क्या होती है? ट्रेसेबिलिटी को तुम लोग वर्ड से ही पहचान सकते हो। ट्रेस, ट्रेस मतलब ट्रैक, ट्रैक मतलब फूड फ्रॉम फार्म टू फोक, मतलब फूड को ट्रैक कर रहा है फार्म से लेके फोक तक। सोचो अगर हम अपने खाने को हर स्टेप को फॉलो कर सकें, जैसे कि जब से फार्म से उगता है तब तक ये हमारी प्लेट तक पहुंचता है, ये है ट्रेसेबिलिटी का काम, शुरू से लेके एंड तक का उसको ट्रेस करना। पहला पॉइंट इसके अंदर लिखा हुआ है, उसकी मैं एग्जाम्पल तुम लोग को देके समझाती हूँ। जैसे कि टोमेटो, ट्रेसेबिलिटी के जरिए हम एग्जैक्टली जान सकते हैं कि ये कहाँ उगाया गया, किसने हैंडल किया गया, कहाँ ट्रांसपोर्ट किया गया। इसकी डिटेल मैप की तरह जो टोमेटो की जर्नी को पूरे फार्म से लेके किचन तक फॉलो करता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि मार्केट से तुमने टोमेटो खरीदते हो, ठीक है, तो ट्रेसिबिलिटी से आपको पता चल जाता है कि कौन सा फार्म से आया है, किसने इसको तोड़ा, कैसे पैकेज किया, कैसे स्टोर कहाँ तक पहुंचाया। ठीक है, ये इंश्योर करता है कि हमारे पास जो खाने के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन है। इसका जो सेकेंड पॉइंट है, उसका मतलब है कि ट्रेसिबिलिटी से अगर कुछ गलत होता है तो मसला सॉल्व करना आसान हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर टोमेटोज में कोई कंटेमिनेशन इशू है तो हम जल्दी से पता लगा सकते हैं कि भाई हाँ ये प्रॉब्लम आ रही है, इसको फिक्स जल्दी से करो। ठीक है, ट्रेसिबिलिटी क्लियर हुआ? यस मैम। अब हम जाएंगे ट्रांसपेरेंसी पर, कि भाई ट्रांसपेरेंसी क्या है। तो ट्रांसपेरेंसी का मतलब है पूरा वही बात जो कि मैंने पहले बताया पीछे, कि पूरा मतलब स्टेक होल्डर्स को सब कुछ दिखाई दे रहा होता है, सब कुछ ओपन, सब कुछ क्लियर होता है, जिससे क्या होता है ट्रस्ट और रिलायबिलिटी बनाने में मदद करता है। इसका पहला जो पॉइंट है उसका मतलब है ट्रांसपेरेंसी, सब लोगों को जो जो इस प्रोसेस में शामिल है पूरा प्रोसेस दिखाई देता है। इसका दूसरा पॉइंट का मतलब है कि ट्रांसपेरेंसी का मतलब है कि हर कोई स्टेप देख सकता है फार्म से लेके फोक तक। ट्रांसपेरेंसी से अगर कोई प्रॉब्लम होती है, जैसे कि कंटामिनेशन या कोई फ्रॉड कोई दे रहा होता है, तो हम जल्दी से उसको देख सकते हैं और सॉल्व कर सकते हैं। ट्रांसपेरेंसी दिखाई है कि सिस्टम कितना रिलायबल है और ट्रस्टवर्दी है।
बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी पता चलता है, क्योंकि जाहिर सी बात है आप लोग अगर कोई भी चीज़ लेने जाओ और एक सामने वाला बंदा शुरू से लेके एंड तक उसकी डिटेल पूरी खोल के आपके सामने रख दे, तो आप लोग कैसा आप लोग का ट्रस्ट आ जाएगा उसके ऊपर कि हाँ भाई ये कितना सच बोल रहा है, तो चलो जल्दी से हम लोग ये चीज़ ले लेते हैं, ये प्रोडक्ट बिल्कुल अच्छी है और बहुत अच्छी प्रोडक्ट है ये, है ना? आप लोग का ट्रस्ट बिल्डअप हो जाएगा, तो आप लोग वो चीज़ फौरन ग्रैब कर लोगे। इस वजह से ट्रांसपेरेंसी इसे ही कहते हैं, ठीक है? अब हम बात करेंगे कि ब्लॉकचेन का हेल्प करती है, प्रिवेंट करती है फेक और कंटामिनेटेड प्रोडक्ट से। ब्लॉकचेन से हम फेक और कंटामिनेटेड प्रोडक्ट्स को प्रिवेंट कर सकते हैं। कैसे? पहला पॉइंट है हमारे पास आइडेंटिफाई एंड रिमूव फेक प्रोडक्ट्स। ब्लॉकचेन से हम इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कौन सा प्रोडक्ट असली है और कौन सा नकली, और नकली प्रोडक्ट्स को रिमूव कर सकते हैं। ब्लॉकचेन से हम किसी भी प्रोडक्ट को उसकी ओरिजिन तक ट्रैक कर सकते हैं, यानी कहाँ से ये प्रोडक्ट आया है। अगर कोई आइटम कंटेमिनेटेड है, ब्लॉकचेन से हम क्विकली देख सकते हैं कि भाई, और उसको सेपरेट कर सकते हैं ताकि दूसरे लोग उससे अफेक्टेड ना हो। इसका सेकंड पॉइंट है, इट ट्रैक्स प्रोडक्ट टू इंश्योर सेफ्टी एंड क्वालिटी। ब्लॉकचेन से हम प्रोडक्ट्स को ट्रैक कर सकते हैं ताकि सेफ्टी और क्वालिटी इंश्योर हो। ब्लॉकचेन से हम किसी भी आइटम को फार्म से लेकर टेबल तक फॉलो कर सकते हैं। ब्लॉकचेन से टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, दूसरी और इम्पॉर्टेंट चीज़ों को चेक कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल कि अगर आपके फ्रूट्स ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं, ब्लॉकचेन से आप इंश्योर कर सकते हैं कि इन्हें सही टेम्परेचर पर रखा गया है, ट्रांसपोर्ट किया गया है या नहीं किया गया। और इससे अकाउंटेबिलिटी इंश्योर कर सकते हैं बाय ट्रैकिंग बैक टू ओरिजिन, जहां से वो उगा है वहां से लेकर एंड तक पूरी इसकी ट्रैकिंग आराम से कर सकते हैं। लास्ट पॉइंट है इसका, इट हेल्प्स क्विकली रिमूव अनसेफ प्रोडक्ट्स फ्रॉम द शेल्फ्स। सो ब्लॉकचेन से हम अनसेफ प्रोडक्ट्स को क्विकली शेल्फ में से रिमूव कर सकते हैं, क्योंकि हम उसको रिकॉल एफिशिएंटली कर सकते हैं, कि मतलब अगर किसी प्रोडक्ट में कोई प्रॉब्लम है, ब्लॉकचेन से हम जल्दी से रिकॉल स्टार्ट कर सकते हैं ताकि और लोगों तक इसको ना पहुंचे। ब्लॉकचेन से हम आइटम्स को स्टोर और वेयर हाउस से क्विकली रिमूव कर सकते हैं, और इससे हम एक और चीज भी कर सकते हैं, हम लोगों को सेफ्टी इश्यूज के बारे में इन्फॉर्म कर सकते हैं। नेक्स्ट है बेनिफिट्स। अभी तक आप लोगों ने जितनी टेक्नोलॉजीज पढ़ी, चाहे वो आईओटी हो, एआई हो, ब्लॉकचेन हो, उन सबका बेनिफिट्स क्या होता है? पहला हमारे पास बेनिफिट है कि वर्क फास्टर एंड मोर एफिशिएंटली। तो कैसे होगा वर्क फास्ट? एज यू ऑल नो वेरी वेल, ऑटोमेटेड मशीन से काम तेजी से होता है और मैनुअल लेबर कम लगता है। सेफ मनी, हम मनी को किस तरीके से सेव कर सकते हैं? सेंसर से इक्विपमेंट को मॉनिटर करके, ताकि हम भी बड़ी प्रॉब्लम होने से पहले आइडेंटिफाई कर सकते हैं, जिससे रिपेयर कॉस्ट कम होती है और आपका मनी भी सेव हो जाता है। काइंडली स्विच ऑफ योर माइक्स। थर्ड पॉइंट है हमारे पास बेटर इन्वेंट्री ट्रैकिंग। हमारे प्रोडक्ट्स पर जो टैग्स और बारकोड्स होते हैं, उससे हम इंग्रेडिएंट्स और प्रोडक्ट की मूवमेंट रियल टाइम में ट्रैक कर सकते हैं, जिसका फायदा ये होता है कि स्टॉक आउट या ओवर स्टॉकिंग का रिस्क कम हो जाता है। सही। फिर हमारे पास है मैच कस्टमर प्रेफरेंसेस। इसको मैं तुम लोग को इस तरीके से समझाती हूँ कि जैसे कि ऑनलाइन सर्विस और सोशल मीडिया इंसाइट्स यूज करके कंपनीज जो होती हैं, वो ये देख सकती हैं कि कस्टमर्स को जान सकती हैं कि मतलब कस्टमर्स को किस टाइप का प्रोडक्ट पसंद है। मतलब कुछ लोगों को ग्लूटेन फ्री चाहिए होगा भाई, कुछ लोगों को ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स की रिक्वायरमेंट होती है, डिमांड होती है। इससे वो अपना प्रोडक्ट वैसे ही डिजाइन कर सकते हैं जैसा कि कस्टमर्स को नीड होती है, कस्टमर्स को जैसे चाहिए। ठीक है, तो कंपनीज बिल्कुल वैसे ही अपना प्रोडक्ट जो है वो डिजाइन कर सकती हैं। इसके बाद हमारे पास आता है एफिशिएंट सप्लाई चेन। जैसे ब्लॉकचेन का मैंने बताया कि ब्लॉकचेन से फूड प्रोडक्ट्स का रिकॉर्ड फार्म से फॉर्म तक ट्रांसपेरेंट और ट्रेसेबल होता है, जिससे सप्लाई चेन एफिशिएंट और रिलायबल होती है। ठीक है। लास्ट पॉइंट है हमारे पास प्रमोट सस्टेनेबिलिटी। मैं इसकी एग्जांपल लेके आप लोगों को समझाती हूँ कि स्मार्ट फार्मिंग टेक्निक्स जैसे कि ड्रोन टेक्नोलॉजी। ठीक है, इससे क्या होगा कि जो फार्मर्स होंगे उनको पता चल जाएगा कि ड्रोन्स की मदद से कि भाई कहाँ पर पानी को ज्यादा देना है, कहाँ पर कम देना है। ठीक है, जिससे क्या होगा कि पानी की बचत हो जाती है और फार्मिंग ज्यादा सस्टेनेबल हो जाती है। अब आईओटी के बारे में किसी को कोई क्वेश्चन है? ओ सॉरी, ब्लॉकचेन के बारे में किसी को कोई क्वेश्चन है तो वो मुझसे पूछ सकता है, अदरवाइज मैं आप लोग से क्वेश्चंस करूंगी। ओके, पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द मेन बेनिफिट ऑफ यूजिंग ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी इन द फूड ट्रेसेबिलिटी? मेन बेनिफिट क्या है ब्लॉकचेन यूज करने का फूड ट्रेसेबिलिटी के अंदर? मैंने पूरा आप लोग को अभी डिस्क्राइब किया है। क्या वो रिड्यूस कर देता है हमारी कॉस्ट, पैकेजिंग की कॉस्ट को, या हमारी मदद करता है क्विकली आइडेंटिफाई और सेपरेट करने में कंटेमिनेटेड आइटम्स, या इंक्रीज कर देता है शेल्फ लाइफ प्रोडक्ट्स, या एनहेंस कर देता है टेस्ट ऑफ द प्रोडक्ट? विच वन इज द करेक्ट आंसर? काइंडली रिप्लाई करें आप लोग। सो डी इज द करेक्ट आंसर, बी इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि वो हमारी क्विकली मदद करता है आइडेंटिफाई करने में और सेपरेट करता है कंटेमिनेटेड आइटम्स को। ओके, नाउ सेकंड क्वेश्चन, हाउ डज ट्रांसपेरेंसी इन द फूड सप्लाई चेन हेल्प इन मेंटेनिंग ट्रस्ट? किस तरीके से फूड सप्लाई चेन जो है ट्रांसपेरेंसी में हमारा ट्रस्ट बनाए रखती है?
by reducing the cost of the transportation, by hiding the production process for consumers, by allowing everyone to each step for the farm to table, by speeding up the cooking process. Which one is the correct answer? So C is the correct answer. Now one more question. What role does cryptography play in the securing transaction in the food industry? मैंने आप लोग को बताया था cryptography क्या होती है. बी इज द करेक्ट आंसर कि वो ये एक्ट करती है द सीक्रेट कोड जो कि सिर्फ ऑथराइज पीपल ही समझ सकते हैं. जैसे कि मैंने एग्जांपल दी थी आप लोगों को सीएस की, जो सीएस और सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के होते हैं सिर्फ उनको ही कोडिंग समझ आ रही होती है और किसी को नहीं समझ आ रही होती है, जिससे क्या होता है आपका डाटा जो होता है वो बिल्कुल सिक्योर रहता है. फोर्थ क्वेश्चन इज हाउ कैन कंपनीज यूज कस्टमर प्रेफरेंसेस टू डिजाइन देयर प्रोडक्ट्स. विच वन इज द करेक्ट आंसर? कंपनीज क्या देखकर अपने डिजाइन को डिजाइन करेंगे अपने प्रोडक्ट को? डी इज द करेक्ट आंसर. वो ऑनलाइन सर्वेज और सोशल मीडिया इनसाइट्स यूज करके अपनी प्रोडक्ट को जो है वो डिजाइन कर रही होती है ताकि कस्टमर्स की प्रेफरेंसेस सामने रहे उनके. अब हम बात करेंगे एक इंपॉर्टेंट एरिया जहां डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन का बड़ा इम्पैक्ट हो रहा है, और वो क्या है? फूड सेफ्टी एंड क्वालिटी कंट्रोल. फर्स्टली टेल मी द डिफरेंस बिटवीन द क्वालिटी कंट्रोल एंड फूड सेफ्टी. किसी को पता है फूड सेफ्टी और क्वालिटी कंट्रोल का भाई डिफरेंस क्या है? क्वालिटी कंट्रोल इंश्योर करता है कि फूड एक सर्टेन स्टैंडर्ड के टेस्ट, अपीयरेंस और टेक्सचर को मीट करे. फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि एक हमारे पास कुकी की इंडस्ट्री है, उसमें क्या हो रहा है कि हम लोग कुकीज़ को चेक करेंगे कि इसके अंदर जो चॉकलेट चिप्स हैं वो सही अमाउंट में डले हैं या नहीं, या इसका साइज़ क्या है. ये सब चीज़ें हम लोग पैकेजिंग से पहले चेक कर रहे होते हैं. तो ये सब चीज़ें किस में आ रही होती हैं? क्वालिटी कंट्रोल के अंदर आ रही है. जबकि फूड सेफ्टी में क्या होता है कि वो फोकस करता है कि अब हम लोग तक कोई मतलब हार्मफुल सब्सटेंस हम तक ना पहुंचे. मतलब जो हमारे पास जो प्रोडक्ट हमारे पास आ रही है कंज्यूमर तक वो बिल्कुल सेफ हो, मतलब कि उनके अंदर कोई कंटेमिनेशन ना हो. फॉर एग्जाम्पल, मीट को ठीक टेम्परेचर पर कुक करना ताकि बैक्टीरिया किल हो जाए और फूड बॉर्न इलनेस से बचा जा सके. ठीक है. डिजिटल जो ये टेक्नोलॉजीज हैं, इससे हमें फूड सेफ्टी और क्वालिटी कंट्रोल को इम्प्रूव करने में मदद कर रही है, जो फूड प्रोडक्शन के हर स्टेप को बेटर मैनेज करते हैं. ठीक है. इसका मतलब है कि सेफ और हाई क्वालिटी प्रोडक्ट जो है वो सबके लिए होगी. चलिए देखते हैं कि कैसे डिजिटल एडवांसमेंट फूड सेफ्टी और क्वालिटी कंट्रोल को कैसे एनहांस कर रही है, और हम इसके साथ साथ कुछ रियल लाइफ एग्जांपल भी देखेंगे जिससे आप लोगों का कॉन्सेप्ट इंशाल्लाह ज़रूर क्लियर होगा. अच्छा, इसके जो जो हेडिंग्स है काइंडली उससे आप लोग परेशान मत होइएगा, मैं उसको एग्जांपल्स के साथ जो है वो आप लोगों को बताते रहूँगी. लेकिन अगर आप लोगों को कोई प्रॉब्लम हो तो तब भी पूछ लीजिएगा काइंडली. और मेरी आप लोग से रिक्वेस्ट है कि ये सब कुछ सुनने से पहले आप लोग एक पेपर और पेंसिल अपने साथ लेकर बैठें, ताकि उसके अंदर आप लोग लिखते जाएँ, ताकि आप लोग जब बाद में उसको पढ़ें तो आप लोग को चीज़ें और ज़्यादा क्लियर हो जाएँ. ठीक है? So we are going to talk about how digital technologies are transforming food safety and quality control. In this slide, we will discuss main point which is real-time monitoring, tracking and advanced analytics for risk detection. इनके नाम से बिल्कुल घबराना नहीं, मैं इसको आराम से आप लोगों को एग्जाम्पल में से देकर समझाऊंगी. जैसे कि डिजिटल टूल्स अब हमें फूड प्रोडक्ट्स से फार्म से लेकर फॉर्क तक ट्रैक करने की मदद करते हैं. इसका मतलब है कि हम हर स्टेप देखते हैं कि फूड सेफ्टली हैंडल हो रहा है या नहीं. फॉर एग्जाम्पल, अगर चीज़ का बैच एक जगह से दूसरी जगह मूव किया जा रहा है तो डिजिटल ट्रैकिंग सिस्टम इंश्योर करता है कि वो सही कंडीशन में स्टोर हो रहा है या नहीं. ये ह्यूमिडिटी लेवल भी चेक करेगा, जिससे हमें पता चल जाएगा कि भाई इसके अंदर मोल्ड ग्रोथ तो नहीं हो गई कहीं. ठीक है. दूसरा हमारे पास है एडवांस एनालिटिकल्स फॉर रिस्क डिटेक्शन. एडवांस एनालिटिकल सॉफ्टवेयर रिस्क को पहले से ही आइडेंटिफाई करने में मदद करता है. ये प्रोग्राम बहुत सारी डेटा को देख के पैटर्न्स और ट्रेंड्स डिटेक्ट करने में जो फ्यूचर प्रॉब्लम्स को इंडिकेशन देते हैं. इसको मैं एग्जाम्पल से समझाती हूँ. जैसे कुछ फ्रूट्स जो है वो ट्रांसपोर्टेशन के दौरान बहुत तेजी से राइप हो रहे हैं. ठीक है. तो सिस्टम इसको मॉनिटर करके टीम को अलर्ट कर देगा कि ये ड्यूरिंग ट्रांसपोर्टेशन जो है वो रैपिडली राइप हो रहे हैं. इससे फायदा क्या होगा? इससे फायदा ये होगा कि टीम ट्रांसपोर्टेशन जो है वो जो टीम है वो ट्रांसपोर्टेशन कंडीशन को वो एडजस्ट कर सकेगी ताकि फ्रूट्स फ्रेश रहें और मार्केट में टाइम पर बिल्कुल सही पहुंचे. ये ना हो कि वो ओवर राइप हो जाए, ये ना हो कि वो अंडर राइप रह जाए. ठीक है. क्लियर? अब हमारे पास जो थर्ड पॉइंट हमारे पास है डिजिटल सर्टिफिकेशन एंड कंप्लायंस. डिजिटल सर्टिफिकेशन एंड कंप्लायंस दो अलग अलग चीजें हैं. ठीक है. पहले हम बात करेंगे डिजिटल सर्टिफिकेशन के बारे में.
इसका मतलब है कि डिजिटल सर्टिफिकेशन एक तरह का डिजिटल बैज है जो प्रूव करता है कि आप वही हैं जो आप कह रहे हैं और आपके पास वो स्किल्स या क्वालिफिकेशन है जो आप क्लेम कर रहे हैं। ये एक तरीके का जो है वो डिजिटल स्टैम्प होता है, ठीक है? जो वेरीफाई कर रहा होता है। अच्छा, अगर मैं आपसे बात करूँ कि डिजिटल सर्टिफिकेशन में हम पेपर सर्टिफिकेशन के बजाय हम डिजिटल प्रूफ यूज़ कर रहे हैं, जो सर्टिफ़ाई कर रहे हैं कि भई आपके प्रोडक्ट सेफ है। इसको मैं आपको एग्ज़ाम्पल दे देती हूँ इसकी, कि जैसे फूड मैन्युफैक्चरर्स होते हैं, वो ऑनलाइन सर्टिफिकेशन डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर सकते हैं, जो कि इंस्पेक्टर ईज़िली चेक कर सकते हैं कि कहीं ये या ये एसओ सर्टिफ़ाइड है या ये आईओसी सर्टिफ़ाइड है। तो वो आराम से ईज़िली वेरिफ़िकेशन कर सकते हैं। पहले क्या होता था कि लोग अपने पेपर्स लेके भई सर्टिफ़िकेशन की घूम रहे होते थे कि भाई हम ये आईएसओ सर्टिफाइड है, हम ऐसे सर्टिफाइड है, हमें वेरिफिकेशन कर दो। अब क्या हो रहा है डिजिटली सारे काम हो रहे हैं कि वो ऑनलाइन ही अपलोड कर रहे हैं। सही? अब हम बात करेंगे डिजिटल कंप्लायंस की। डिजिटल कंप्लायंस का मतलब है कि डिजिटल टेक्नोलॉजीज़ यूज़ करते वक़्त रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करना। ठीक है? ये इंश्योर करता है कि आप ऑनलाइन और सही काम कर रहे हैं, डाटा को सेफ रख रहे हैं और डिजिटल एक्सीडेंट से बच रहे हैं। डिजिटल कंप्लायंस जो है ये मदद करता है कि फूड प्रोडक्शन का हर स्टेप को स्टैंडर्ड्स के मुताबिक रखा जाएगा और लीगल इश्यूज से बचा जाएगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि कोई इंडस्ट्री है, ठीक है? आपने वहाँ पर एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर लिया, जो चेक करता है कि फैक्ट्री में काम बिल्कुल सही से हो रहा है। अगर कोई सेफ्टी रूल्स या सब सेफ्टी रूल्स सही से फॉलो कर रहे हैं, अगर उसके अंदर कोई भी प्रॉब्लम होगी तो वो फौरन अलर्ट कर देगा कि भाई यहाँ पर ये सही से काम नहीं हो रहा है, यहाँ सेफ्टी रूल्स फॉलो नहीं हो रहे हैं, काइंडली आप लोग उसको सही करें। ठीक है? फोर्थ है हमारे पास ब्लॉकचेन फॉर ट्रांसपेरेंट सप्लाई चेन। जैसे कि मैंने पहले आप लोगों को ब्लॉकचेन इन डिटेल में बता चुकी हूँ, लेकिन मैं आप लोगों को एक चीज बताना चाहूंगी, वो है सप्लाई चेन। सप्लाई चेन की मैंने जो है यहाँ पे पिक्चर देखे सामने रखी हुई है, मैंने लगाई हुई है कि मतलब शुरू से लेके एंड तक का पूरा प्रोसेस जो होता है वो सप्लाई चेन होता है। तो सप्लाई चेन में क्या क्या आता है? मैन्युफैक्चरिंग, पैकेजिंग, डिस्ट्रीब्यूशन, यूज, डिस्पोजल, रॉ मटेरियल, फिर दोबारा से उसकी मैन्युफैक्चरिंग होना, ये सब कुछ जो है वो सप्लाई चेन के अंदर आता है। अब ब्लॉकचेन की बात करेंगे फॉर ट्रांसपेरेंट सप्लाई चेन। ब्लॉकचेन एक क्लियर और अनशेरेबल रिकॉर्ड रखता है सप्लाई चेन का। इसका मतलब है कि हम देख सकते हैं कि फूड का ओरिजिन किसने हैंडल किया और ट्रांसपोर्टेशन डिटेल्स, जैसे कि मैं पहले बता चुकी हूँ। तो इन सब से हमें क्या पता चला है? इनसे हमें ये पता चल गया है कि डिजिटल टूल्स फूड सेफ्टी और क्वालिटी कंट्रोल को ज्यादा रिलायबल और ट्रांसपेरेंट बना रहे हैं, जबकि डिजिटल सर्टिफिकेशन स्टैंडर्ड को इंश्योर करता है और ब्लॉकचेन सप्लाई चेन को क्लियर व्यू प्रोवाइड करती है। इज देयर एनी क्वेश्चन? कुछ नहीं समझ आया हो तो काइंडली बताएं, मैं आपको दोबारा रिपीट करूंगी, दोबारा एग्जाम्पल्स देके आप लोग को समझाऊंगी। ओके, सो यहाँ पर मेरे आप लोग से कुछ सवालात हैं कि व्हाट इज द डिजिटल सर्टिफिकेशन इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ फूड सेफ्टी? डिजिटल सर्टिफिकेशन क्या है? डिजिटल सर्टिफिकेशन एक बैज है जो प्रोवाइड करता है ऑथेंटिसिटी ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द क्वालिफिकेशन। ए इज द करेक्ट आंसर। सेकंड क्वेश्चन, हाउ डू डिजिटल टूल्स हेल्प इन रियल टाइम मॉनिटरिंग एंड ट्रैकिंग ऑफ द फूड प्रोडक्ट्स? रियल टाइम मॉनिटरिंग और ट्रैकिंग से फूड प्रोडक्ट्स में डिटेल में किस तरीके से हो रहा है? या वो एनहेंस कर रहा है फ्लेवर ऑफ द फूड प्रोडक्ट ट्रांसपोर्टेशन के जरिए, या इंश्योर कर रहा है वो फूड प्रोडक्ट्स और स्टोर कर रहा है सही कंडीशन के ऊपर, और या इंक्रीज कर रहा है शेल्फ लाइफ या रिड्यूस कर रहा है आपकी पैकेजिंग कॉस्ट की? सो B1 इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि वो इंश्योर कर रहा है फूड प्रोडक्ट को जो कि बिल्कुल बिल्कुल राइट कंडीशन में। जैसे मैंने आप लोगों को चीज की एग्जांपल दी थी कि हम ये देखेंगे कि भाई वो चीज जो है वो सही ट्रांसपोर्ट हो रही है या नहीं हो रही, सही कंडीशन के अंदर, उसके अंदर कोई मोल्ड ग्रोथ तो नहीं हो गई है। ठीक है? अब इस डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन को सक्सेसफुल बनाने के लिए एक इंपॉर्टेंट एक्सपेक्ट और है हमारे पास, वो है क्या? वर्कफोर्स डेवलपमेंट और ट्रेनिंग। वर्कफोर्स डेवलपमेंट और ट्रेनिंग का मतलब है कि अपने स्टाफ को नए स्किल्स सिखाना और उन्हें डिजिटल टूल्स को यूज करने के लिए प्रिपेयर करना। इससे ये होगा कि हमारी टीम डिजिटल टेक्नोलॉजीज को इफेक्टिवली और इनोवेटिव बना देगी। क्या आप लोग इस बात से एग्री करते हैं कि अगर हम अपने स्टाफ को नई स्किल सिखाएं और उन्हें डिजिटल टूल्स यूज करने के लिए प्रिपेयर करें तो वो इफेक्टिवली काम करेंगे, इंडस्ट्री को फायदा पहुंचा सकेंगे उससे? आप लोग इस बात से एग्री करते हैं? काइंडली रिस्पॉन्ड करो यार। बिल्कुल, हमें एग्री करना चाहिए क्योंकि इससे हमें ज़रूर फ़ायदा होगा। चलिए फिर हम देखते हैं कि कैसे हम अपनी वर्क फ़ोर्स को डेवलप और ट्रेन कर सकते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे ट्रेनिंग प्रोग्राम्स फॉर डिजिटल लिटरेसी की, ठीक है? पहला हमारे पास है, अच्छा इसके वर्ड्स देखकर मैं दोबारा वही बात बोलूँगी, थोड़े से जो है वो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं इसके अंदर, तो आप लोग काइंडली परेशान मत होइएगा, नेम पढ़ते साथ ही कि भई बहुत मुश्किल है, इसको समझने की कोशिश करना, ठीक है?
पहला पॉइंट है हमारे पास डिजिटल प्रोग्राम्स फॉर डिजिटल लिटरेसी, ट्रेनिंग प्रोग्राम्स फॉर डिजिटल लिटरेसी। डिजिटल लिटरेसी को प्रमोट करने के लिए हमें कुछ ये चीज़ें करनी होगी, मतलब कि एम्प्लॉयज़ को नए सॉफ्टवेयर ऐप यूज़ करना सिखाना होगा, उन्हें डेटा को समझाना होगा, एनालाइज करना आना चाहिए, नई टेक्नोलॉजीज़ के साथ कंफर्टेबल होना ज़रूरी है, और डिजिटल लिटरेसी एम्प्लॉयज़ को नए टूल्स को एडॉप्ट करने और उनको स्किल्स को इम्प्रूव करने में मदद करता है। फॉर एग्जाम्पल, इसको मैं पूरी एग्जाम्पल से समझाऊंगी। जैसे कि एक नया बंदा सॉफ्टवेयर हाउस में आया, तो उसको अब आप क्या करोगे, अपना नया सॉफ्टवेयर सिखाओगे, उसके बारे में बताओगे, ठीक है, उसको यूज़ करना सिखाओगे ताकि वो क्या करे, वो भी ज़्यादा एफिशिएंटली काम कर सके और अपनी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करके कंपनी को बेनिफिट दे सके। ठीक है? क्लियर? सेकंड है हमारे पास वर्कफोर्स डेवलपमेंट इनिशिएटिव्स। तो भाई, तो वर्ड से ही परेशान होगा तुम लोग सुन के कि भाई वर्कफोर्स डेवलपमेंट इनिशिएटिव्स क्या है। तो पहले मैं बताना चाहूंगी कि वर्कफोर्स डेवलपमेंट इनिशिएटिव्स एक टूल बॉक्स की तरह है जो एम्प्लॉयज को उनकी नई स्किल्स अपडेट करने में और अपनी जॉब्स में ग्रो करने में मदद करता है, जो उन्हें बिल्कुल अप टू डेट, कॉम्पिटिटिव और सक्सेसफुल बनाता है। अप टू डेट, कॉम्पिटिटिव, सक्सेसफुल के बारे में मतलब मैं किस तरीके से कह सकती हूँ, किस तरीके से बनाएगा उन लोगों को, किस तरीके से वो लोग अप टू डेट, कॉम्पिटिटिव और बिल्कुल सक्सेसफुल बन जाएंगे। ऑब्वियसली जब वो नई स्किल्स सीख लेंगे, एग्जिस्टिंग स्किल्स को अपनी इंप्रूव कर लेंगे और नई टेक्नोलॉजीज को अडॉप्ट कर लेंगे, इस तरह वो बिल्कुल सक्सेसफुल और कॉम्पिटिटिव हो जाएंगे। और वर्कफोर्स डेवलपमेंट इनिशिएटिव्स को इम्प्लीमेंट करने के लिए हमें ये स्टेप्स जो हैं ये ज़रूर फॉलो करने होंगे, जैसे कि स्टाफ को डाटा हैंडल करना और एनालाइज करना आना चाहिए, ऑनलाइन मार्केटिंग और सेल टेक्निक्स को समझना ज़रूरी है, मैनेजमेंट और लॉजिस्टिक स्किल्स को एनहेंस करना होगा, स्टाफ को नए स्किल्स एनहेंस करने होंगे और चैलेंजेस का सामना करने में उनकी मदद करनी होगी, जिससे ये सारे वो इनिशिएटिव्स हैं जिनके ज़रिए हम स्टाफ को नए स्किल्स और नॉलेज प्रोवाइड करते हैं जो उनकी परफॉर्मेंस को बेटर बनाता है और कंपनी की ग्रोथ में भी मदद करता है। क्या ये दोनों पॉइंट सबको क्लियर है? अगर नहीं है तो काइंडली बताओ, मैं इसको दोबारा से रिपीट कर दूंगी। ओके, नेक्स्ट। अच्छा, हम बात करेंगे लीडरशिप बाय एंड चेन मैनेजमेंट की, कि भाई लीडरशिप बाय एंड चेन मैनेजमेंट क्या। अच्छा भाई, एक और मुश्किल सा लफ्ज आ गया। तो अब जो है सबसे पहले में हम ये देखेंगे कि लीडरशिप बाय एंड चेन मैनेजमेंट होता क्या है। ये दो वर्ड्स हैं, लीडरशिप बाय इन एंड चेन मैनेजमेंट। लीडरशिप बाय इन का मतलब है कि लीडर्स का चेंज को सपोर्ट करना, मतलब जो भी चेंजिंग हुई है आपके काम में उसको सपोर्ट करना। ये कि नहीं कि भाई आप बोलो, ये किसी बंदे ने आगे चेंजिंग कर दिया, आप बोलोगे नहीं नहीं भाई मैं लीडर हूँ, मैं कैसे इसको चेंजिंग को जो है वो एक्सेप्ट कर लूँ, कोई एक्सेप्ट नहीं होगी। नहीं, आपको सपोर्ट करना चाहिए, आप लीडर हो, अगर किसी ने कोई चेंजिंग करी है, कोई मशवरा दिया है, तो आपको उसको सपोर्ट करना चाहिए। ठीक है? फिर है चेंज मैनेजमेंट। चेंज वो मिनिमल डिस्ट्रप्शन का साथ मैनेज करना। चेंज का मतलब क्या है कि उसको बिल्कुल मिनिमल ऐसा ना हो कि भाई, मतलब जो भी चेंज आपको उसको आसानी से काम और हर्डल्स का मतलब बहुत कम हर्डल्स के साथ उसको हैंडल करो। ये कि नहीं बिल्कुल एकदम से पैनिक हो जाओ कि अब तो ये हो ही नहीं सकता, अब तो हम कर ही नहीं सकते। ठीक है? अच्छा, मैं इसकी पूरी लीडरशिप बाय एंड चेंज मैनेजमेंट की आप लोगों को एग्जांपल देती हूँ कि एक कंपनी है जो, जैसे कि जिसने एक नया डिजिटल टूल जो है वो इंट्रोड्यूस करवाया। ठीक है? उसने उसके बारे में लीडर्स को सारी इन्फॉर्मेशन दे दी। अब लीडर्स इस टूल के बारे में स्टाफ को बताएंगे और उन्हें ट्रेनिंग प्रोवाइड करेंगे, जिससे स्टाफ को सपोर्ट मिलेगी और उसको ईज़िली अंडरस्टैंड कर पाएँगे। इस तरह लीडर्स स्टाफ को मोटिवेट करेंगे और उनके डाउट्स क्लियर करेंगे, जिससे उसको जितने भी इश्यूज़ होंगे वो उसके क्लियर हो जाएँगे। ठीक है? जितने भी उसके डाउट्स होंगे वो भी उससे इससे क्लियर हो जाएँगे, और इससे फ़ायदा क्या होगा? इससे फ़ायदा ये होगा कि सब ईज़िली नए काम को अडॉप्ट कर लेंगे और उसको जो भी काम वो कर रहे होंगे जिस टूल के ऊपर, वो बिल्कुल स्मूथली होगा। क्यों? क्योंकि सबको उस नए टूल की नॉलेज होगी। ठीक है? जो भी इंट्रोड्यूस हुआ है। अच्छा, मैं इसको तुम लोगों को एग्ज़ाम्पल दूँ इसकी एक और, जैसे कि चैट जीपीटी। फॉर एग्ज़ाम्पल जब चैट जीपीटी जो है वो इंट्रोड्यूस हुआ था, समझो वो एक टूल है और उसके बारे में जो है वो इन्फॉर्मेशन जो थी, समझो मैंने, जैसे कि मैं स्टाफ हूँ और जो मेरी लीडर्स हैं वो मैंने अपने टीचर्स को कह रही हूँ कि मेरी टीचर्स जो हैं वो लीडर्स थी। ठीक है? तो उन्होंने मुझे गाइड किया कि हिबा देखो ये इस तरीके का सॉफ्टवेयर आया है, तुम लोग उसको यूज़ करो, देखो इस तुम्हारे के इसके कैसे-कैसे तुम लोग के काम आएँगे। तो उन्होंने मुझे ट्रेन किया कि देखो इस तरीके से हो सकता है, इसमें ऐसा होगा, वैसा होगा। तो मैंने जो कुछ क्वेश्चन्स थे मैंने अपने क्लियर करे। ठीक है? तो फिर उससे क्या हुआ कि उनका और मेरा काम, जिस पर हम लोग काम करना चाहते हैं, वो उससे हमें बहुत अच्छे-अच्छे आइडियाज़ मिलते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, हमारा जो काम है वो बिल्कुल स्मूथली हो जाता है। डन? अच्छा, अब हमारे पास जो 4th लास्ट टॉपिक है वो है कोलैबोरेशन विद एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स। ये हमारे पास थोड़ा-सा एक इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है। अब हम डिस्कस करेंगे कि ये भई क्या होता है कि एजुकेशन इंस्टीट्यूट के साथ मिलके काम करने से कंपनी को क्या फ़ायदा मिलता है। तो पहला हमारे पास है इंडस्ट्री स्पेसिफिक ट्रेनिंग प्रोग्राम्स बनाना।
मतलब स्कूल्स और यूनिवर्सिटीज के साथ मिलके हम स्पेसिफिक ट्रेनिंग्स प्रोग्राम बना सकते हैं जो इंडस्ट्री के लिए रेलिवेंट हो। मतलब कि एजुकेशन इंस्टीट्यूट के साथ कोलैबोरेशन से हमें फ्रेश और टैलेंटेड और इनोवेटिव आइडियाज मिलते हैं। जैसे कि आप लोग कहीं जगह इंटर्नशिप कर रहे होंगे कहीं ना कहीं, तो हो सकता है आप लोग उनको कोई नई टेक्नोलॉजीज के बारे में बताओ और उस पर वो काम करें जिससे उनकी प्रोडक्शन प्रोसेस इंप्रूव हो जाए, है ना? ऐसा हो सकता है ना? या स्कूल और यूनिवर्सिटीज़ का रिसर्च और डेवलपमेंट से हमें लेटेस्ट टेक्नोलॉजी या एडवांसमेंट का पता चल जाता है। जैसे कि एक कंपनी ने यूनिवर्सिटी से कोलैबोरेट किया और उससे उन्होंने मतलब लेटेस्ट टेक्नोलॉजी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के बारे में बताया। जिससे क्या हो गया कि उन्होंने जो है वो अपनी काम में इसको लाए, कि यूज़ में लेकर आए और फिर उनसे क्या हुआ, वो उनके लिए बेनिफिशियल साबित हो गया। ठीक है? तो एजुकेशन इंस्टीट्यूट के साथ मिलके हम इंश्योर करते हैं कि हमारा स्टाफ डिजिटल टूल्स और टेक्नोलॉजीज़ के लिए रेडी हो। ठीक है? जैसे कि एक ट्रेनिंग प्रोग्राम जो एम्प्लॉइज़ को डिजिटल लिटरेसी सिखाता है ताकि वो नए सॉफ्टवेयर और टूल्स इफेक्टिवली यूज़ कर सकें। डन? सो ये वो पॉइंट्स हैं जिनके ज़रिए हम ये समझ सकते हैं कि हमारे एजुकेशन इंस्टीट्यूट के साथ कोलैबोरेशन करके कैसे बेनिफिट्स ले सकते हैं और अपने वर्कफोर्स को डिजिटल फ्यूचर के लिए कैसे रेडी रह सकते हैं। गॉट इट? कोई क्वेश्चन है किसी का? कुछ ना समझ आया हो? सो पहला क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट इज द प्राइमरी गोल ऑफ वर्कफोर्स डेवलपमेंट एंड ट्रेनिंग इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन? प्राइमरी गोल क्या है भाई वर्कफोर्स डेवलपमेंट और ट्रेनिंग का? विच ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर? ए, बी, सी और डी? तो बी इज द करेक्ट आंसर कि हम अपने स्टाफ को प्रिपेयर करेंगे, न्यू स्किल सिखाएंगे ताकि वो कंफर्टेबल जो है वो हमारा जो कोई भी डिजिटल टूल्स जो हमने इंट्रोड्यूस करवाया है वो उसको इजीली यूज कर सके। ठीक है? नाउ क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट डज द टर्म लीडरशिप बाय इन रेफर टू द कॉन्टेक्स्ट ऑफ चेंज मैनेजमेंट? लीडरशिप बाय इन का मतलब मैंने क्या बताया था आप लोगों को? ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर कि वो लीड जो भी सबसे सपोर्ट करे जो भी चेंजिंग आपके वर्क प्लेस में हो रही है। ऐसा ना हो कि भाई वो सपोर्ट ही नहीं कर रहा, हमारा लीडर हम लोग को सपोर्ट ही नहीं कर रहा, हम लोग कोई भी चेंजिंग अगर हो रही है उसके अंदर। ठीक है? तो लीडरशिप बाय का मतलब है कि सपोर्ट करना जितनी भी चेंजेस हो रही हैं आपके काम में। अच्छा, अब हमारे पास है स्मार्ट पैकेजिंग एंड लेबलिंग। अब हम बात करेंगे, मतलब डू यू नो अबाउट इट दैट व्हाट इट इज, स्मार्ट पैकेजिंग और लेबलिंग के बारे में? या किसी को पहले मुझे ये बताओ कि आप लोग को इसका डिफरेंस पता है कि एक्टिव पैकेजिंग किसे कहते हैं और स्मार्ट पैकेजिंग किसे कहते हैं? इन दोनों का आपस के बीच का डिफरेंस पता है? एक्टिव पैकेजिंग जो होता है उनका मेन फोकस ये होता है कि उनको अपने जो फूड प्रोडक्ट है उसकी जो है शेल्फ लाइफ इंक्रीज करनी होती है। ठीक है? तो जब वो शेल्फ लाइफ जो उनको इंक्रीज करनी होती है उसके लिए वो लोग क्या करते हैं, वो लोग अपने फूड पैकेजेस के अंदर जो है वो एक्टिव कंपोनेंट जो है वो इनकॉर्पोरेट करवाते हैं। वो एक्टिव कंपोनेंट्स कौन-कौन से होते हैं? जैसे कि ऑक्सीजन स्कैवेंजर्स हो गया, मॉइस्चर रेगुलेटर्स हो गए, एंटी माइक्रोबियल एजेंट्स हो गए, इथाइलिन एब्जॉर्बर्स हो गए, जो कि क्या करते हैं उसको बिल्कुल फ्रेश रखते हैं, उसको स्पॉइलेज से बचाते हैं और उसकी सेफ्टी जो है वो क्या कर देते हैं, एनहांस कर देते हैं। ये सारा काम एक्टिव पैकेजिंग के अंदर होता है। अब अगर हम स्मार्ट पैकेजिंग की बात करें, तो स्मार्ट पैकेजिंग जो है वो पूरी हमें इन्फॉर्मेशन देती है और हमें ट्रैक करने में उसको मदद करती है। किस तरीके से? क्यों? क्योंकि उसके अंदर डिजिटल सेंसर्स होते हैं, क्यूआर कोड्स होते हैं, टैग्स होते हैं, इंडिकेटर्स होते हैं जिससे हमें इजीली पता चल जाता है। चलिए अगर हम इसको स्मार्ट पैकेजिंग को थोड़ा डिटेल में डिस्कस करें तो हम लोग ये करेंगे कि हमारे पैकेजिंग का मेन मकसद क्या होता है? यही कि अपने फूड प्रोडक्ट को प्रोटेक्ट करना बाहर के एनवायरनमेंट से। लेकिन स्मार्ट पैकेजिंग वो पैकेजिंग है जिससे आपको ये भी पता चल सकता है कि अंदर जो आपका फूड प्रोडक्ट है वो फ्रेश है या नहीं, और अगर वो एक्सपायर होने वाला होगा तो ये भी आपको इंडिकेशन दे देगा अपनी पैकेजिंग का कलर चेंज कर कर फौरन। ठीक है? ये काम स्मार्ट पैकेजिंग के अंदर होता है। डिजिटल टेक्नोलॉजीज की मदद से जो है ये स्मार्ट पैकेजिंग में सेंसर और क्यूआर कोड जैसे फीचर शामिल होते हैं। जैसे कि ऊपर वाली पिक्चर देखो, उसके अंदर जो है वो देखो कि तुम लोगों को बारकोड दिखने को मिल रहा होगा। ठीक है? जो हमें रियल टाइम इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं अबाउट द फूड कंडीशन, जैसे कि उसका टेम्परेचर क्या है, कितनी फ्रेशनेस है और यहाँ तक कि कोई कंटामिनेशन के चांसेस तो नहीं है उसके अंदर। अगर कोई भी कंटामिनेशन के चांसेस होंगे तो फ़ौरन वो अपना कलर चेंज कर लेगा अपनी पैकेजिंग का, जिससे हमें इंडिकेशन हो जाएगी कि भई हाँ, ये खराब हो गया या ये खराब होने वाला है। ये सिर्फ़ फूड क्वालिटी को मेंटेन नहीं करते बल्कि फूड सेफ्टी को भी एनहांस करते हैं अपनी पैकेजिंग के थ्रू अगर कोई इश्यू होता है तो। ठीक है? ये बात मैंने तुम लोग से करी है स्मार्ट पैकेजिंग की।
अब मैं तुम लोग से बात करूंगी स्मार्ट लेबलिंग की। स्मार्ट लेबलिंग प्रोडक्ट के बारे में डिटेल इंफॉर्मेशन ऑफर करती है, जैसे कि उसकी न्यूट्रिशनल कंटेंट क्या है, आपके प्रोडक्ट में कोई एलर्जन वार्निंग्स तो नहीं है, इसका ओरिजिन क्या है, ये सब। ठीक है, सिर्फ आप अपने और परचेज कर रहे हैं, ये बिल्कुल सेफ है हमारे लिए। ठीक है, ये मैं डिजिटल लेबलिंग आप लोगों को बता दिया। उसके बाद है सस्टेनेबल पैकेजिंग सॉल्यूशन। भाई सस्टेनेबल पैकेजिंग सॉल्यूशन क्या है? कि अगर हम इसके बारे में बात करें, तो जैसे कि सस्टेनेबल पैकेजिंग जो है वो हमारे लिए बेस्ट साथ कम हो जाती है, मतलब कैसी साइड ऑफ प्लास्टिक बैग, क्योंकि उससे वेस्ट जो है वो ज्यादा और साथ खत्म नहीं होती। ठीक है, सस्टेनेबल पैकेजिंग को रिसाइकिल करना, फिर से इस्तेमाल किया जा सकता है, और काम और उसका इस्तेमाल कर कर और उसका जो है वो कम इस्तेमाल करके हम सस्टेनेबल पैकेजिंग शुरू से ही वेस्ट को मिनिमाइज करते हैं। ठीक है, एनी क्वेश्चंस? So end of the module. Kindly answer these questions. What features does smart packaging use to provide real-time information about the food condition? Which one is the correct answer? Antimicrobial agent, moisture regulators, sensory QR codes और oxygen scavengers? स्मार्ट पैकेजिंग के अंदर क्या होता है? Yes, sensors and QR codes are the correct answer. Now question number 2. What is the benefit of sustainable packaging solution? Sustainable packaging का मतलब क्या बेनिफिट है हमारी लाइफ के अंदर? वो इंक्रीज कर देगा यूज ऑफ प्लास्टिक, रिड्यूस कर देगा हमारी प्रोडक्शन कॉस्ट, ये नेचुरली बायोडिग्रेड हो जाएगा टाइम के साथ साथ और हमारे वेस्ट को रिड्यूस कर देगा, या फोकस करेगा विजुअल एस्थेटिक्स पर? विच वन इज द करेक्ट आंसर? विच ऑप्शन इज करेक्ट? टी। सो एनी क्वेश्चंस? इन द एंड में आप लोग से ये कहना चाहती हूँ कि डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन सिर्फ एक टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करना नहीं है, बल्कि एक नए सोच और एक नए तरीके के काम करना है। जब हम एजुकेशन इंस्टीट्यूट के साथ मिलकर काम करते हैं ना, तो हम अपने वर्क नए स्किल और इनोवेटिव होते हैं। ये एक जर्नी आज हमने देखा कि मतलब कैसे डिजिटल टेक्नोलॉजी इसी सारे हम सर्टिफिकेशन चेक करते हैं ना पहले कि सप्लायर ने हमें हैजर्ड्स फ्री दिया है और कोई क्वालिटी हर स्टेप पे चेकिंग होगी, ऐसा नहीं है कि किसी स्टेप पे चेकिंग नहीं यही जो होगी। है सर्टिफिकेट पर है क्या आजकल का दौर है और हम लोग यही अवेयरनेस हो रहे हैं कि तो देखो हर स्पेक पे चेकिंग होती है, हर इंसान अपने उस पे चेक करता है कि यार हमारा नुकसान ना हो। हम लोग जो भी चीज किसी से ले रहे हैं और आगे जाहिर सी बात है हमें भी आगे ट्रांसफर करनी है, तो हमारा तो नुकसान ना हो ना उससे। तो हर स्पेक पे चेकिंग होगी, लेकिन मैं बात कर रही हूँ कंज्यूमर्स के लिए, एंड प्रोडक्ट जो हम तक पहुंच रही है, हमारे लिए वो चीज है, हमारे लिए बेनिफिट है वो, कि मतलब हम लोग फौरन देख सकेंगे उससे कि भाई हमारे पास जहाँ प्रोडक्ट आई है वो बिल्कुल सही सही जगह से होते हुए आई है, इन प्रोसेस से गुजर कर आई है, तो इसका मतलब ये प्रोडक्ट बिल्कुल सेफ है हमारे लिए। ओके मैम, एक्चुअली मैंने थोड़ा लेट ज्वाइन किया था ना तो इसलिए मुझे बैक का नहीं पता था। ओके ओके, कोई बात नहीं। एनीवन? अस्सलाम वालेकुम जी।
आप प्लीज फूड सेफ्टी और क्वालिटी कंट्रोल का डिफरेंस एक दफा रिपीट कर दें। देखो क्वालिटी के अंदर हम लोग क्या करते हैं, क्वालिटी हम लोग कोई भी हम लोग अगर क्वालिटी के उसमें जाएंगे तो हम लोग ये देखेंगे कि भाई हमारा जो ये प्रोडक्ट बना है, ठीक है, इसका शेप कैसा है, इसका साइज कैसा है, इसके अंदर जो हम लोगों ने इंग्रेडिएंट्स डाले हैं वो प्रॉपर तरीके से डाले हैं। फॉर एग्जांपल जैसे कि हम लोग जब केक बनाने के लिए खड़े होते हैं तो हम लोग केक के अंदर क्या कर रहे होते हैं, बिल्कुल हर चीजें बिल्कुल मेजर कर करके डाल रहे होते हैं। क्यों? क्योंकि हमें पता है अगर हमने मेजर करके नहीं डाली तो हमारा एंड प्रोडक्ट खराब हो जाएगा। तो बिल्कुल हमें क्वालिटी को इंश्योर करने के लिए हमें अपनी प्रोडक्ट जो जो चीजें हम उसके अंदर इनपुट दे रहे हैं ना, हमें वो बिल्कुल बेस्ट देना होता है। और फूड सेफ्टी जैसे कि वर्ड से पता चलता है हमें कि माइक्रोबियल कंटामिनेशन से फ्री हो, मतलब हमारी प्रोडक्ट जो हमें एंड में मिल रही है ऐसा ना हो कि उसके अंदर कोई कंटामिनेशन हो। ओके, थैंक यू। डन। यस। तो हम एंड करें सेशन को। अगर आप लोग कुछ नहीं समझ आया है तो काइंडली बताएं, वरना हम इस सेशन को एंड कर रहे हैं। थैंक यू इज़मा। आई होप ये सब आप लोग के लिए बहुत इन्फॉर्मेटिव रहा होगा और आप लोग इसको अप्लाई करेंगे ज़रूर अपनी लाइफ के अंदर और आगे भी सबको इन्फॉर्मेशन देते रहेंगे। और इसके अंदर जो जो भी मुश्किल वर्ड्स थे आप लोग ने, अगर आप लोग स्मार्ट होते तो आप लोग इसकी पिक्चर्स जो है वो क्लिक कर लेते ताकि आप लोग बाद में बैठ के पढ़ सको इसको इन डिटेल, क्योंकि बहुत ना में, तो आई होप आप लोग को समझ आया होगा। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।